मैं जब आया तो तुम और प्रीति ऐसे, सोचो अगर ये वीडियो मैंने किसी को दिखा दिया तो। तुम समझदार हो, इशारा तो समझ गई हो। तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे अबॉर्शन करवाना है। क्यों? मेरे साथ रेप हुआ है, जबरदस्ती हुई है मेरे साथ। मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी। इस उम्र में आप ये बदनामी छीन नहीं पाएंगे। चलिए हटिए, हटिए, हट गया ना। सर मैं हूँ, ये मिस नायडू है जो बुकिंग देखती है, और हिमानी मैडम थी जो अकाउंट और मैनेजमेंट देखती है। हिमानी मैडम का है? सर 3 दिन से बम्बई गई है, उनका कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है। अच्छा, आप लोगों को पता है कि इनकी किसी से कोई दुश्मनी, कभी कोई झगड़ा? सर मोहन सर का और हिमानी मैडम का पिछले हफ्ते जबरदस्त झगड़ा हुआ था। सारी पेमेंट की एंट्रीज में गड़बड़ है। सर आप भी जानते हैं कि मैं मेरा काम अच्छे से ही करती हूँ। क्या खराब काम किया तुमने? सर आपने जो स्टाफ हायर किया है वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कौन क्या करता है ये तुम्हें देखना है। मुझे ये फाइल कंप्लीट चाहिए अभी। उसके बाद? सर मंडे हिमानी मैडम आई, तब तक सब कुछ नॉर्मल था, पर पिछले 3 दिनों से वो नहीं आई। ठीक है, आप लोग जा सकते हैं। पाटिल सर। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर। मोहिते, कहीं ऐसा तो नहीं कि हिमानी ने गुस्से में आकर कत्ल कर दिया? पता करो हिमानी कहाँ है, ढूंढो उसे, उसके घर में पूछताछ करो। हो सर। ऑफिस के सारे स्टाफ से पूछताछ करो, सीसीटीवी फुटेज लो, वॉचमैन से भी पूछताछ करो, मोहन और फर्म के सभी बैंक अकाउंट डिटेल लो, सारे स्टाफ के फोन नंबर लो और पता करो उनके घर कहाँ है। सर। आपके पति मोहन पाटिल घर से कब गए थे? ज्या दिवशी मर्डर झाला ना साहेब, उसके 1 दिन पहले गए थे। कोल्हापुर गए थे कुछ काम से, उशीर झाला असेल साहेब, इसीलिए ऑफिस चले गए होंगे। अक्सर करते थे वो ऐसा। उनकी किसी से कोई दुश्मनी, कोई झगड़ा, स्टाफ से, ऑफिस मध्ये कोणाशी काय? नहीं साहब, वो ऑफिस की बातें कभी नहीं करते थे घर पे। उन्होंने कभी आपको हिमानी के बारे में बताया? नहीं साहब। उन दोनों के बीच रिश्ता कैसा था? ऑफिस वाला था साहब, म्हणजे वो कभी हमारे घर में नहीं आई, पर मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं उसे। अक्सर खेलने जाते थे उसके घर पे। अच्छी लड़की है वो, अब तक शादी नहीं की उसने। आपको उन दोनों के रिश्ते को लेकर कभी कुछ शक? नहीं साहब, मैं जानती हूँ उसको, आज सका ही नहीं है। काय झालं रे हे सगळं, काय झालं? विधि, तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है? अच्छा चलो, कुओं की वैन आने वाली है, लेट्स गो। पता नहीं कहाँ गई ये लड़की, कहकर गई थी कि बाहर जा रही है। मैं तो तंग आ गई हूँ इस लड़की से, ना शादी की ना घर बसाया, बस मेरी छाती पर बैठी है।
वॉचमैन, कब से रह रही है यहाँ? तुम कौन हो? यहाँ बताओगे या थाने में? ये मोहन पाटिल और हिमानी के भी जरूर कुछ चल रहा होगा। प्रभा बता नहीं रही, अपने पति की इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। तो हिमानी की माँ को हिमानी का फोन नहीं आया और जब हम ट्राई कर रहे हैं तो हिमानी का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। उसका फोन लोकेट करो और ट्राई करते रहो। साथ ही साथ मोहन पाटिल के बिजनेस सैलरी और पैसों का एंगल भी चेक करो। बैंक अकाउंट, फोन रिकॉर्ड्स ऑन प्रायोरिटी। आस पड़ोस से कड़ी पूछताछ करो और पूरी इन्फॉर्मेशन करो। आपकी बिल्डिंग में जो मोहन पाटिल रहते थे उनका अपने परिवार के साथ रिश्ता कैसा है? सर, ये मोहन पाटिल है ना, हमेशा अपने घर में झगड़ा किया करते थे। साहब, एक दिन देखा मैंने मोहन पटेल ने अपनी बेटी का सामान बाहर निकाल के फेंक दिया। क्यों फेंका समझ में नहीं आया। अगर वो इस घर में नहीं रही है ना तो उसका सामान भी ये घर में नहीं रहेगा। सर, आसपास के लोगों से पता चला कि मोहन पाटिल बहुत ही खड़ूस और झगड़ालू किस्म का है। लोगों पे घूम चलाने की आदत थी। तो कोई उसकी मर्जी के खिलाफ गया तो उसे गुस्सा आता था और उस आदमी को तकलीफ देता था। तो बेसिकली एक अच्छा आदमी नहीं था। तो इसके अलावा उसकी एक बेटी थी, प्रीति। और ये प्रीति अलग क्यों रहती थी? कोई प्यार व्यार का चक्कर तो नहीं? पता करो इस प्रीति का कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? बेटी का एक्सीडेंट, बाप का खून, कहीं कोई कनेक्शन तो जरूर है। लेकिन ये सब माने क्यों नहीं बताया? तो शायद उसे लगा हो कि उस एक्सीडेंट और इस मौत में कोई कनेक्शन नहीं है। तो फिर भी हम पता करेंगे। तेरा टिफिन। टिफिन। बेटे, ये तुमने किया है क्या? ये सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ। पुणे में मोहन पाटिल की रहस्यमय हत्या और अतीत में उसकी बेटी प्रीति की मुंबई में एक रोड एक्सीडेंट में अज्ञात मौत। क्या एक ही परिवार में होने वाली ये दो मौतें महज एक इत्तेफाक था या फिर इन दोनों के बीच में कोई गहरा ताल्लुक था? पुलिस के लिए ये केस नहीं बल्कि एक बड़ी चुनौती है। जैसे जैसे इनकी परतें खुलती जाएंगी तो सामने आएंगी कुछ ऐसी कहानियां जो शायद सोच से भी परे हों। सर, हिमानी का फोन मुंबई में ट्रेस हुआ है लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल रही क्योंकि फोन कंटिन्यूअस मूवमेंट में है। मोहन पाटिल के अकाउंट का एनालिसिस? सर, मोहन पाटिल के अकाउंट बुक्स और कॉल रिकॉर्ड्स। सर, पता चला है पिछले 2 महीनों में उसके अकाउंट में एक बार 5 लाख रुपए कैश डिपॉजिट हुए। उसके 1 महीने बाद 2 लाख कैश विड्रॉ। इसके अलावा और कोई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन नहीं है। मोहिता, पता करो ये अनयूजुअल ट्रांजैक्शन कहां से और क्यों हुए। सर, Hey, write the paper. I will. और जैसे मेरा एग्जाम खत्म होगा मैं सबसे पहले जॉब ढूंढ लूंगी। तुम कितना कुछ कर रही हो हमारे लिए। No. मुझे भी तुम्हारी हेल्प करनी। No, 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 no. तुम्हें आगे पढ़ाई भी करनी है और पीहू का ख्याल भी रखना है। Take care. बाय। Bye. Bye. सब पैसे मोहन पाटिल ने डिपॉजिट किए और मोहन पाटिल ने ही विड्रॉ किए। क्या उसका रिफ्लेक्शन हिमानी के अकाउंट्स में? नहीं सर, पैसे किससे आए किससे दिए कुछ पता नहीं चल रहा। अकाउंटेंट हिमानी से बात हुई? सर, वो फोन आंसर नहीं कर रही है। सुबह उसकी मोबाइल की लोकेशन मुंबई के मलाड एरिया की। मैंने लोकल पुलिस को नजर रखने के लिए कहा है। सर, ज्यादा तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली लेकिन हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिमानी यहाँ पुणे से मुंबई की जाती थी। मोहिता, हिमानी को जल्द से जल्द ढूंढो। उसकी फोटो शेयर करो नेट पे। सर, हम कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, वो मोहन पाटिल के कॉल रिकॉर्ड्स के बारे में कुछ और पता चला? तो उसके कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि मुंबई अक्सर जाया करता था, लेट इवनिंग पहुंचता था और अगले दिन सुबह वापस आ जाता। ऐसा कौन सा बिजनेस करता था रात में? उसके फोन के मुंबई लोकेशन को ट्रेस करो, पता करो कहाँ जाता था। सर, एक और बात, पिछले महीने के 5 और 6 तारीख को मोहन पाटिल के नंबर से एक नंबर पे कई बार कॉल्स हुए। उसके बाद 2 दिन तक कुछ नहीं। फिर 9 तारीख को उस नंबर पे फिर से 2 बार कॉल किया गया और सर 9 तारीख को ही मोहन पाटिल के अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश विड्रॉ हुए।
मोहिते, ये नंबर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता करो किसका है। सर। नीट कहाँ बाळा, मग गुड बॉय होणार ना, बिग बॉय एकदम। आले हा, 1 मिनिट। हेलो, हाँ बोल बिट्टू। माँ, माँ, कहाँ रह गई थी तू? पुलिस तुझे ढूंढ रही है। सर, हिमानी अपने घर वापस आ गई है। ठीक है, चलो। सर मेरा झगड़ा हुआ था और हमेशा होता था, जब देखो खुद की खरी करते थे, लेकिन मैंने नहीं मारा उनको। जिस दिन मोहन पाटिल की हत्या हुई थी उस दिन सुबह तुम कहाँ थी? मैं मेरे पर्सनल काम से मुंबई गई थी। 1 सेकंड, ये रहे होटल के बिल्स। सर मैं एक अकाउंटेंट हूँ, बिल संभाल के रखना पड़ता है। ठीक है, वही थे, होटल से वेरीफाई करो। सर। सर, विक्की लॉज वालों ने कंफर्म किया है हिमानी उन्हीं के यहाँ थी। उस दिन सुबह? सर वही थी, उसने चाय मंगाई थी जिसमें अदरक नहीं था, इसलिए उसने वेटर से झगड़ा भी किया था। कोई तो कनेक्शन जरूर है, लड़की बहुत ही स्मार्ट है, देखा नहीं कितना शांत और सॉर्टेड पेश आ रही थी। फिर कुछ तो और था, हम उस पर नजर रखे हुए हैं। मोहन पाटिल का जो फोन नंबर था उसका क्या हुआ? सर उस नंबर पे हम फोन कर रहे हैं, फोन रिंग भी हो रहा है लेकिन वो उठा नहीं रहा। ठीक है, सुनो, अच्छा तुम बोलो पहले। तुम बोलो, क्या बोलना चाहती हो? पता नहीं, आज बहुत घुटन सी महसूस हो रही है। कल मेरा लास्ट एग्जाम है और उसके बाद लाइफ का एक पड़ाव खत्म। सही कह रही हो विधि, आज मुझे भी बहुत अजीब सा लग रहा है। सुबह से पुराने गंदे ख्याल बार बार मेरे दिमाग में आ रहे। मुझे भी। विधि, तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे अबॉर्शन करवाना है। क्यों? मेरे साथ रेप हुआ है, जबरदस्ती हुई है मेरे साथ, इसलिए मैं प्रेगनेंसी अबॉर्ट करवाना चाहती हूँ। प्लीज डॉक्टर, आई रिक्वेस्ट। विधि और सोनम की जिंदगी में भी उलझे हुए रिश्तों ने उन्हें चोट पहुंचाई थी। कहते हैं कि जो खुद तकलीफ से गुजरता है, जिस पर बीतती है, वो दूसरों के दर्द को समझता है। और शायद सोनम और विधि के बीच भी यही हुआ था। दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे की मदद के लिए खड़ी थी। पर विधि की कोख में किसका बच्चा था? कुहू जैसी बच्ची को दोनों माँ बाप बनकर संभाल रहे थे, तो फिर अपनी कोख का बच्चा विधि को क्यों नहीं चाहिए था? लेकिन इस सब का मोहन पाटिल की हत्या से क्या ताल्लुक था? पुलिस इस केस की तह तक जाने की कोशिश में जुटी थी। सर तो नंबर स्विच ऑन झालाय, पण कोणी उचलत नाही। मोहन पाटिलचं सिम कार्ड घेऊन ये। मोहिते, मोहन पाटिल का नंबर उसके पास होगा, अगर जान पहचान वाला होगा तो कॉल जरूर उठाएगा। सर रिंग हो रहा है। चरण, मोहन पाटिल के बैंक डिटेल्स और कॉल रिकॉर्ड के मुताबिक
हमें यह पता चला है कि 9 तारीख को मोहन पाटिल ने अपने अकाउंट से 2 लाख रुपए कैश विथड्रॉ किए और ठीक उसी दिन उसकी एक फोन नंबर पे सबसे ज्यादा बात हुई और वो नंबर तेरा था। पेशे से तू पेशेवर कातिल है। अब ये बता कि मोहन पाटिल की तुझसे फोन पे क्या बात हुई थी और उसने तुझे 2 लाख रुपए क्यों दिए? बता। बता तो सब। उनकी बेटी थी प्रीति, मुंबई में पढ़ाई करती थी। उसी को मारने के लिए मोहन पाटिल ने मुझे सुपारी दी थी सब। हाँ? पैसे देगी मुझे तो? पैसे देगी? ये सब तुम रख लो, लेकिन प्लीज मुझे मत मारो, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। आपकी बेटी प्रीति जिंदा है। आपके पति प्रीति से इतना नाराज क्यों थे? प्रीति का मुंबई जाना उन्हें मंजूर नहीं था। वो नहीं चाहते थे वो घर छोड़ के चली जाए। और वो एक रात भाग गई। उनको बहुत गुस्सा आया, बहुत तमाशा किया उन्होंने। मत करो ना ऐसा, आपकी बेटी है वो। जब वो इस घर में नहीं रही है तो उसकी चीजें भी जलाकर मैं राख कर दूंगा। तो फिर प्रीति के मुंबई लोकेशन के बारे में उन्हें कैसे पता चला? वो प्रीति मुझे फोन करती थी। प्रीति फोन करती है? नहीं, मतलब? करती है ना, मुझे सब पता है। जरूर करती होगी। आओ जाऊं दे ना, उसका मन नहीं लगता यहाँ तो। मैं भी यही सोच रहा हूं कि माफ कर दूं उसे। आखिर मेरी बेटी है, उसके साथ दुश्मनी करके करूंगा क्या? अगली बार फोन आया तो उससे कहना कि मैं सब भूल गया। एक बार घर आ जाओ। तो फिर प्रीति घर आई? नहीं साहब, खूब घाबरलेली होती थी। फिर उन्होंने मुझसे एड्रेस लिया और खुद चले गए उसके पास। ठीक, चलो। प्रीति घर से भाग गई। मोहन पाटिल ने अपनी मीठी मीठी बातों से प्रीति को पटा लिया और उसको मारने के लिए चरण को सुपारी की। और जब यह बात प्रीति को पता चली कि उसका बाप उसकी जान लेने पर उतारू है तो उसने अपने बाप को ही मार दिया। प्रीति जिंदा है, मतलब उसने ही मोहन पाटिल को मारा है। इस प्रीति को ढूंढना पड़ेगा। मैं उनका लैंडलॉर्ड हूँ। प्रीति यहाँ रहती थी, उसके साथ पूनम भी यहाँ रहती थी। दोनों अच्छे क्लासमेट थे। प्रीति चली गई, उसके बाद पूनम भी चली गई। हाँ, प्रीति और पूनम एलडी कॉलेज में ही पढ़ती थी। उसके बाद बीच में नामालूम कहाँ चली गई। हाँ, एक लड़की वहाँ आती थी, प्रीति उससे बड़ी लगती थी। पूनम, प्रीति और मोहन पाटिल का क्या रिश्ता था? कहीं ऐसा तो नहीं इन दोनों ने उसकी हत्या की और भाग गई हो? इस पूनम को ढूंढना पड़ेगा। प्रीति हमारा प्राइम सस्पेक्ट है। ये पूनम ही हमें प्रीति तक पहुंचाएगी। एक काम करो, इन लोगों से पूनम का नंबर और एड्रेस निकालो। घे चपाती। आमटी आणू का तुला?
पैसे जमा हो गए? चलो अच्छा हुआ। आंटे आमटी तुला? सर, पूनम मिश्रा का एड्रेस मिल गया है। चलो सर। पूनम मिश्रा? सर प्रीति और मैं रूममेट्स थे, लेकिन सर प्रीति काफी डिस्टर्ब रहा करती थी। क्या हुआ प्रीति? देख, अपने काम से काम रख। Just don't interfere, okay? प्रीति की कोई और भी दोस्त थी? कोई खास, कोई बॉयफ्रेंड? जी हाँ सर, थी सोनम अरोरा। सोनम अरोरा? सर एक दिन लंच के लिए कैनवस रेसिडेंसी होटल के रेस्टोरेंट में गए थे और वहाँ पे प्रीति को अचानक से हंसते हंसते रोना आ गया, तो वो उठकर वॉशरूम चली गई। Excuse me. उसके पहले मैंने उस सोनम को कभी नहीं देखा था। इनफैक्ट मैंने प्रीति से भी पूछा कि ये सोनम है कौन, तो उसने कहा था कि जब मैं वॉशरूम में रो रही थी तभी ये सोनम वहाँ आई और उसने उसे काफी कंफर्टेबल किया और कुछ ही पलों में उसे लगने लगा जैसे दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते हैं। और फिर एक दिन मुझे ये सब चीज बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये सब क्या है प्रीति? क्या मतलब तू उस लड़की के साथ क्या कर रही है? That's none of your concern. मेरी लाइफ है। But I'm concerned about you, okay? हेलो, तुझे रहना रहे वरना मत रहे। मैं तेरी भलाई के लिए बोल रही हूँ प्रीति, just understand. Please, मुझे उसके साथ रहना है नहीं रहना, that is my decision. But मुझे बताएगी मेरे लाइफ के बारे में अब। सर एक दिन मैं घर आई तो प्रीति नहीं थी। मैंने उसे घर में ढूंढा, उसे मैंने काफी फोन भी किया पर उसका फोन स्विच ऑफ था, प्रीति गायब हो गई थी और फिर मैं भी वहां से चली गई। हमें किसी भी तरह से प्रीति तक पहुंचना होगा। इस मोहन पाटिल के मुंबई कॉल लोकेशन को प्रायोरिटी से ढूंढो। मोहन पाटिल प्रीति से ही मिलने आया करता होगा, लेकिन क्यों? सर, मोहन पाटिल के मुंबई लोकेशन ट्रेस की जा रही है। कल सुबह तक रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ डार्लिंग, मैं। चलो मेरे साथ। कल तुम्हारा आखिरी एग्जाम है, पेपर अच्छे से लिखना और इस पते पे आके मिलना, समझी? और तूने जो भी किया है ना, मुझे सब कुछ पता है। अगर तुम नहीं आई तो देख लेना। चलो मुझे। सर, मोहन पाटिल का मुंबई फोन रिकॉर्ड लोकेशन कैनवस रेसिडेंसी है। कैनवस रेसिडेंसी? ये पूनम ने भी इसी होटल कैनवस रेसिडेंसी के बारे में बताया था ना? हो सर, प्रीति को उसकी दोस्त सोनम वही मिली थी। मोहन पाटिल भी इसी होटल में जाता था, क्यों? मोहिते, दामले के साथ जाओ और इस होटल की सारी डिटेल मंगवाओ। सर। ओके सर। क्या हुआ विधि? बीती बातों को भूल जाओ और अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। चलो अब सो जाओ। सर, मोहन पाटिल उस होटल में अकेले आता था। सोनम भी उसी होटल में काम किया करती थी और मोहन का कमरा सोनम अपने नाम पे बुक करती थी। ये सोनम प्रीति की पार्टनर है ना? यस सर। सोनम और मोहन पाटिल में क्या कनेक्शन हो सकता है? सोनम की कॉल डिटेल्स और बाकी की रिपोर्ट निकालो। ओके सर। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? ओके सर, हिमानी मुंबई में ही थी, लेकिन
सर पे किसी भारी चीज से वार किया गया और चेहरे पे तेजाब भी फेंका गया। सर ये फोन मिला, यहाँ से आखिरी कॉल किसी जान को किया गया था। जान? पता करो जान कौन है। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि हिमानी जब यहाँ किराए पे रहती थी तो पिछली बार होटल में क्यों रुकी थी? पूरे घर की छानबीन अच्छे तरीके से करो, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा। इसके कॉल डिटेल चेक करो। मोहन पाटिल की हत्या के मामले में पुलिस को हिमानी पर शक था, लेकिन उसकी भी हत्या हो गई, और वो भी ठीक उसी तरीके से जैसे कि मोहन पाटिल की हुई थी। उसके चेहरे पर भी तेजाब फेंका गया था। इन दोनों की हत्याओं के बीच में ताल्लुक क्या था? कातिल ने एक ही ऑफिस में काम करने वाले दो लोगों को अपना निशाना क्यों बनाया था? क्या कातिल दोनों का दुश्मन था? अब भी कई राज खुलने बाकी थे, कई खुलासे होने बाकी थे। हिमानी हमारे शक के दायरे में थी, लेकिन उसे खत्म कर दिया। पूना में उसकी मां को इन्फॉर्म करो और पता करो कि उसके नंबर के साथ ये जो जान का नंबर है वो किसका नंबर है। इस केस का मोहन पाटिल के केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? सर ये जान वाला नंबर किसी विधि के नाम पे रजिस्टर्ड है और विधि एक कॉलेज स्टूडेंट है। ये विधि को किसी चाहने वाले का मामला लगता है, और शायद इस जान को चाहने वाला कोई और ही था। हिमानी और विधि का भी कोई अफेयर रहा ही होगा, इसी वजह से हिमानी को खत्म कर दिया। पता करो इस विधि का कॉलेज लाइफ में कोई बॉयफ्रेंड था? ये विधि है, ये प्रीति है। प्रीति अभी जिंदा है और ये सोनम अरोड़ा इसकी खास दोस्त है। लेकिन एक बात पक्की है कि इस लड़की की अपने बाप मोहन पाटिल से बिल्कुल भी जमती नहीं, जिसकी वजह से उसने बड़ी ही प्लानिंग के साथ अपने बाप की हत्या की और अपनी आइडेंटिटी छुपाकर विधि बनकर सबकी आंखों में धूल झोंक रही है। सर मतलब प्रीति उर्फ विधि ने मोहन पाटिल के साथ साथ हिमानी को भी मार दिया? विधि के नाम पे जो फोन रजिस्टर्ड है उस एड्रेस पे जाओ, सोनम भी मिलेगी। सोनम जी, विधि का है? सर विधि कल रात से घर नहीं आई। इवन मैं भी उसको बहुत देर से फोन लगा रही हूँ, वो मेरा फोन ही पिक नहीं कर रही है। पूरे घर की तलाशी लो अच्छे से। जी सर। सर ये बच्चे मिली अंदर। ये बच्चे किसकी है? सर ये बच्ची मेरी और विधि की है, हमने अडॉप्ट की है। सोनम ये बच्ची अकेले से तुम्हें लेकर नहीं जा रहे, लेकिन बिना हमारी परमिशन के तुम कहीं बाहर नहीं जा सकती, और जैसे ही विधि आए हमें तुरंत इन्फॉर्म करना। जी। सोनम पर सख्ती नहीं कर रहे हैं, वरना ये प्रीति को अलर्ट कर देगी और ये समझ जाएगी कि हमने इसका और मोहन पाटिल का राज जान लिया। बाहर से नजर रखो इस पर, जैसे ही प्रीति आए खबर करो। ओके सर। आखिरकार पुलिस के हाथ उस गिरेबान तक पहुंच ही गए जिसके लिए जाल बिछाया गया था। तो अब क्या ऐसे पन्ने खुलने वाले थे जो अब तक नजरों से ओझल थे? क्या विधि और सोनम का ही हाथ था इन हत्याओं में? प्रीति को मारने के लिए मोहन पाटिल ने एक पेशेवर कातिल चरण को सुपारी दी, लेकिन चरण ने प्रीति को मारा नहीं, क्योंकि प्रीति ने उसे एक बहुत बड़ी ऑफर। बाद में प्रीति ने बदला लेने के लिए अपने बाप मोहन पाटिल को मारा और साथ में उसकी अकाउंटेंट
हिमानी को बाप से दुश्मनी थी, समझ सकता हूँ, लेकिन हिमानी को क्यों मारा और अपने बाप को मारा? इतना गुस्सा? नहीं सर, मैंने किसी को नहीं मारा। हम बस एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, बस। हम सीरियसली सच बोल रहे हैं। तो फिर किसने मारा? मैं आपको बताती हूँ कि हुआ क्या था। एक दिन प्रीति के पापा मुंबई आए थे प्रीति से मिलने के लिए, और प्रीति अपने पापा को देखकर बहुत डर गई थी। ये तुम्हारे साथ रहती है? नहीं पापा, ये मेरी दोस्त है, वो पूनम नाम की लड़की रहती है मेरे साथ। अच्छा है। अरे तुम्हारी माँ ने ये भेजा तुम्हारे लिए। लो 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 लो। बेटा मैं 2 दिन रुकूंगा यहाँ। 2 दिन के बाद प्रीति के पापा मुंबई से चले गए। हम दोनों ने राहत की सांस ली। फिर एक दिन प्रीति के पापा का कॉल आया मुझे। उन्होंने बोला कि जिस होटल में तुम काम करती हो वहाँ पर मेरे लिए एक रूम बुक करो। आज रात में वहाँ आऊँगा, मुझे कुछ अर्जेंट काम है। सर दिस इज योर रूम। फ्री कब होती है होटल? सर अराउंड 10 o'clock। ठीक है। जी सर। अभी अकेले बैठे बैठे बोर हो रहा था। यहाँ आने के बाद मैंने घर की दूसरी चाबी बनवा ली थी। मैं जब आया तो तुम और प्रीति ऐसे, सोचो अगर ये वीडियो मैंने किसी को दिखा दिया तो? तुम समझदार हो, इशारा तो समझ गई हो। मोहन पाटिल फिर बार बार आने लगा। हाँ सर। और तुम अपने नाम पे उसके लिए होटल बुक करती रही। मोहन पाटिल तुम्हारे साथ जो कुछ भी कर रहा था वो हिमानी को पता चल गया था, है ना? लेकिन ये हिमानी चाहती क्या थी? हिमानी प्रीति को टीन एज से एक्सप्लॉइट करती थी। जब उसे वो वीडियो मिला तो वो मेरे पास आई। प्रीति जितनी तुम्हें पसंद है उतनी मुझे भी पसंद है। मोहन पाटिल का फोन देखा मैंने। थैंक गॉड बुड्ढे को फोन के बारे में ज्यादा पता नहीं। पासवर्ड रखा, वो भी खुद का नाम, उसमें मैंने ये देखा। तो तुमने उन दोनों को मार दिया? नहीं सर, हमने किसी को नहीं मारा, हमने बस प्लान बनाया। ये आज के बाद अगर आपने मुझे या विधि को कॉल करने की कोशिश भी की ना तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगी, और इस उम्र में आप ये बदनामी छीन नहीं पाएंगे, समझे? सर हमने डिसाइड किया कि प्रीति अब मेरे साथ रहेगी, हम अपनी फैमिली शुरू करेंगे। अच्छा, तुम लोगों की जिंदगी में ऐसा और कौन है जो तुम लोगों के सबसे ज्यादा करीब हो? सर आपका शक सही निकला। हिमानी के मर्डर वाले दिन दोनों माँ बेटे मुंबई में ही थे, और प्रीति ने जिस लैंडलाइन के बारे में बताया था उसने वाकई उस नंबर पे एक पीसीओ से कई बार फोन किया। उस नंबर की सारी डिटेल्स। तो तुमने अपनी बेटी प्रीति को बचाने के लिए अपने पति मोहन पाटिल और उसके ऑफिस में काम करने वाली अकाउंटेंट हिमानी को मरवा दिया, और इस काम में तुम्हारी मदद तुम्हारे बेटे ने की। क्यों विनीत, तूने मारा उन दोनों को? प्रीति ने बोला इसलिए? प्रीति ने नहीं, माँ ने कहा था प्रीति को तंग कर रहे तो मार दो, तो मैंने मार दिया। तेरी माँ को पता था प्रीति जिंदा है और कहाँ है?
लेकिन तेरी बहन तो गई, तेरा क्या होगा? तेरी माँ का क्या होगा? वो है, हाँ मैं मिला हूँ मैं उससे, हाँ। मुझे तुमसे मिलना है, तुम्हें मुझे मिलना ही पड़ेगा। तू चिंता मत कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब देख तेरी माँ क्या करती है। विनीत, तू येशील ना माझ्या बरोबर मुंबईला? नमस्ते, आइए। तुमने अपने पति मोहन पाटिल को कैसे मारा? मैंने अपनी पूरी जिंदगी पहले अपने बाप के डर से, फिर अपने पति के डर से गुजारी थी। इतना सब सहने के बाद भी ना कभी मुझे खुशी मिली ना चैन। मेरे पति ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की थी। हिमालय माहित होता साहब, पर उसके ये मजाल कि वो उसकी जान लेना चाहता था। दूसरी बार जब उसने प्रीति और सोनम को फोन किया, तेवास मला कळलं ना साहब कि यह आदमी नहीं सुधरने वाला। अपनी बेटी को उसने कभी खुशी नहीं दी, पर जब वो खुद अपनी खुशी ढूंढना चाहती थी तब चला गया उसके पास आग लगाने। मैं ये सब कैसे देख सकती थी? इसीलिए मैंने मार डाला। आई रो मत, कुछ नहीं होगा, प्रीति को कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। बताइए, क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? साहब, आमची मुलगी आरती, सवेरे उसका फोन आया था मुझे। आरती आई। हाँ बेटा। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। आई बेटा, तू क्या कह रही है? क्या बर्दाश्त नहीं होता? हाँ बेटा, तू है कहाँ? नरक में। अगर अब और नहीं आई, मैं जा रही हूँ। आरती कहाँ जा रही है? चाह से कोई वापस नहीं आ सकता। आखिरी बार आपकी आवाज सुननी थी। आई। आरती, सुबह उसका फोन आया था, लेकिन तो 12 घंटे हो गए हैं। आप उस वक्त क्यों नहीं आई हमारे पास जब उसका फोन आया था? मुझे लगा ऐसे ही किसी बात पे परेशान होके फोन कर लिया होगा। वो ऐसा करेगी नहीं। लेकिन पूरा दिन फोन लगाने के बाद भी एक बार भी उससे बात नहीं हुई साहब। इसीलिए हम लोग। कहाँ रहती है आपकी बेटी? पता नहीं साहब। क्या मतलब? दरअसल 10 बरस पहले उसने घर से भागकर शादी की थी। उसके बाद से हमारा उसके साथ कोई रिश्ता नहीं था। वो कहाँ रहती थी, किस हाल में थी, हमें कुछ नहीं पता था। 10 बरस के बाद आज अचानक उसका फोन आया था। साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी मदद कीजिए। मात्रे सर, इनकी बेटी आरती का फोन नंबर लो और मोबाइल कंपनी से पता करो उसका एड्रेस कहाँ है। राइट सर। आरती भी शायद ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़ी थी। आज 10 साल बाद पहली बार उसने अपनी मां को फोन किया था, और वो भी ये बताने के लिए कि वो अपनी जान ले रही है। क्यों उठाना पड़ रहा था उसे एक कदम? आखिर कौन से हालात थे, ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी का साथ छोड़ने जा रही थी? और क्या मजबूरी थी इस मां की, किसका डर था कि अपनी बेटी के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनने के बाद भी उसने उस बात को घंटों तक सबसे छिपाए रखा? अरे सलीम भाई, थैंक यू। क्यों? इतना बड़ा काम देने के लिए। और मैं भी आपके भरोसे का पूरा मान रखूंगा। पर एक बात पूछूं? क्या?
ये औरत कौन है? कायकुर है? ऐसे ही, बहुत खूबसूरत है। अगर थोड़ा पहले ले आते ना तो मजा आ जाता। साला अपना गाड़ी चला, पैसा ले, लड़की की लाश को ठिकाने लगा और निकल। सामने देख। इन्हीं लोगों ने परेशान किया होगा उसे। मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं कर सकती थी। ये झूठ है सर। मैं मानता हूँ परेशान थी कुछ दिनों से, पैसों की तंगी चल रही थी सर। कभी कभार चिड़चिड़ी हो जाती थी वो, हमारे झगड़े भी हुआ करते थे सर। लेकिन आरती सुसाइड नहीं कर सकती। नहीं सर, कभी नहीं कर सकती सुसाइड। कब देखा आखिरी बार तुमने इसे? आज दोपहर में सर। दरअसल मेरी कपड़े की दुकान है सर, पास ही में है। मैं रोज खाना खाने घर ही आता था। आज भी आया था सर 2 बजे। जब मैं आया तो वो कमरे में सो रही थी सर। शायद उसका सर दर्द हो रहा था, तो तभी देखा था सर मैंने। आप तो उस समय घर में ही रही होंगी जब आरती घर से गई। मुझे तो पता भी नहीं चला। जब नितिन स्कूल से आया तब पता चला कि आरती घर पर नहीं है। कितने बजे होंगे उस वक्त? करीब 3:30 बजे होंगे। 403 वाली आरती मैडम गायब हुई, तुम ही थे ना ड्यूटी पे? जी साहब। फिर भी तुमने उन्हें आते जाते नहीं देखा? आज वो घर से निकली ही नहीं, मुझे अच्छे से याद है। कुछ और देखा हो जो रोजमर्रा से अलग हो, जैसे कोई बाहर का अनजान आदमी आरती मैडम के घर आया हो, गया हो? योगेश साहब और सुप्रिया, उनके अलावा उनके घर पे और कोई नहीं गया। ये सुप्रिया मैडम कौन है? योगेश साहब की जो माँ है, उनकी मालिश करने आती है रोज सवेरे। ठीक है, तुम जा सकते हो। तुमने कहा आरती पैसों की कमी से परेशान थी, उस कमी की कोई खास वजह? मेरी आई की बीमारी सर। कुछ महीने पहले मेरी आई का एक्सीडेंट हुआ था। 3 महीने तक आईसीयू में थी मेरी आई। मेरी सारी सेविंग्स इनके इलाज में खर्च हो जाती थी सर। और तो और ऊपर से कर्जा इतना था कि। कितना कर्जा था? 30 लाख से। साहब जी, सुबह से रात तक उनके घर में चिकचिकबाजी रहती थी। आरती और योगेश के बीच? दोनों सास बहू के बीच में। सास बहू के बीच झगड़े की कोई खास वजह? कोई खास वजह नहीं थी, यही घर के छोटे मोटे काम, झाड़ू पोछा, देर से खाना बनाना, भाई यही वजह थी। एक लड़की पूरे 10 सालों से अपने परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं रखती है, फिर अचानक एक दिन फोन करके इन्फॉर्म करती है कि वो जान देने जा रही है। मैं जा रही हूँ। आरती कहाँ जा रही है? यहाँ से कोई वापस नहीं आ सकता। घर से दूर जाकर जान देने वाली बात गले नहीं उतरती। और अगर ऐसा हुआ भी होता तो किसी ने तो उसे बिल्डिंग से बाहर आते जाते देखा होता, एटलीस्ट वॉचमैन ने। सर हो सकता है उससे चूक हुई हो, जब आरती निकली हो तो वो उसे ना देख पाया हो। लेकिन ये भी हो सकता है कि आरती खुद बिल्डिंग से बाहर निकली ही ना हो। एक काम करो, आरती की फोटोग्राफ्स आसपास के थानों में सर्कुलेट करो, उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करो। हालांकि मुझे लग रहा है ये ना तो मामला मिसिंग का है और ना ही सुसाइड का। मामला कुछ और ही है। नहीं खाना मुझे। बेटा देख, आई आएगी तो गुस्सा करेगी मेरे को, बोलेगी नितिन को अभी तक खाना नहीं खिलाया। हाँ हाँ, तू चाहता है बाबा को डांट पड़े, है ना? खा बेटा, खा ले निखिल, खूप छान झालंय जेवण। मुझसे बात मत कीजिए आप हमेशा मेरी आई के साथ लड़ती थी ना, इसलिए मेरी आई चली गई। अरे ध्यान से देख के करना, और थैली में पत्थर भर के ठीक से छेद कर देना, नहीं तो पता लगा पानी के ऊपर थैली तैरती हुई मिल रही है। सलीम भाई, कोई गड़बड़ नहीं होगी, मैं हूं ना, सब कुछ अच्छे से किया मैंने। काम करने दो यार। हो गया? हाँ हो गया सब, देखो। पुलिस पुलिस सुनी ना? थैली अंदर डाल जल्दी से। चल चल चल। ये क्या साणे, ये पिकनिक मनाने का टाइम है? कौन है तू? अबे साले तू के बच्चे एक लगाऊं क्या? क्या कर रहा है रे तू? क्या है रे? चलो निकले यहाँ से, चलना, रात बहुत हो गई, लेट हो रहे हम लोग। काका बघा काहीतरी आहे तिकडे। इन बॉडी पार्ट्स को देख के लगता है कि किसी फीमेल के। इसे फॉरेंसिक लैब में भेजो और गोताखोरों को बुलवा कर इसमें चेक करवाओ, हो सकता है कि बाकी के बॉडी के पार्ट्स भी मिले।
तुम आरती के घर उसकी सास की मसाज करने जाती थी? हाँ साहब, झगड़ा तो होता था और हमेशा होता था आरती भाभी और माँ जी के बीच में। किस बात पे झगड़े होते थे दोनों में? आरती भाभी अच्छी बहू नहीं थी साहब। सुप्रिया, भगवान तेरा भला करे। कितने अच्छे से मालिश करती है तू। पता नहीं तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। और जो अपना पेट काट कर इसे आपकी मालिश के लिए पैसा दे रहे उनका क्या? हाँ, और जो दवाओं के लिए आपके हॉस्पिटल के लिए पैसे खर्च करे उनके लिए तो तारीफ का एक शब्द नहीं निकलता आपके मुंह से। अगर तू नहीं माझा मुलगा करतो माझ्यासाठी, तेरे बस में होता ना तो मुझे घर से बाहर निकाल देती तू। आप भूल रही है कि आपका बेटा मेरा पति भी है। उसका ये सब करने से ना मुझ पर और मेरे परिवार पर असर पड़ता है। तो क्या पाहिजे तुला? मारून जाऊं भाई? मार डाल मुझे। मैं आज योगेश को बता दूंगी ये सारी तेरी नौटंकी। यही तो मैं कह रही हूँ। ये सब जो नौटंकी चला रखी है ना, इसे अभी बंद कर दीजिए आप। अरे आपकी वजह से बहुत परेशानी में आ गए हैं हम। थोड़ा वो जो रिश्ता बचा है हम दोनों में वो तो जिंदा रहने दीजिए। आपके आने के बाद जितने झगड़े हुए हैं ना हम में, उतने तो पिछले 10 सालों में भी नहीं हुए हम में। देखा देखा सुप्रिया कैसी बोल रही है। मैं इसका रिश्ता बिगाड़ रही हूँ। ये चाहती हूँ क्या मैं? गलती चाहे जिसकी भी हो, माँ जी घर में सबसे बड़ी थी और आरती भाभी अगर उनका थोड़ा सुन लेती तो क्या होता। लेकिन आरती भाभी कभी किसी की नहीं सुनती। जब देखो तड़ातड़ जवाब देती थी। सारी गलती ना बहू की होगी साहब, क्योंकि प्रतिमा ताई जैसी औरत तो ऐसा कुछ गलत कर ही नहीं सकती। अच्छा, तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकते हो? तुम्हारा क्या लेना देना उनसे? साहब 12-15 साल पुरानी पहचान थी। हम उनके हस्बैंड को जानते थे। एक समय में उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में प्यून की नौकरी पे लगवाया था। क्या आरती और योगेश के बीच भी झगड़े होते थे? नहीं साहब, योगेश भाई साहब बहुत सीधे थे। उनका कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं होता था। ठीक है, अभी हम चलते हैं। जरूरत पड़ी तो तुम्हें थाने बुलाया जाएगा। चलो। तुषार, ये अश्विन और सुप्रिया प्रतिमा के काफी करीब लगते हैं। अगर आरती के साथ कुछ गलत हुआ है और उस गलत में प्रतिमा का हाथ है तो कोई बड़ी बात नहीं कि प्रतिमा के हाथ पांव बनके अश्विन और सुप्रिया ने उसका साथ दिया हो। सर, आरती के बिल्डिंग के वॉचमैन ने सुप्रिया और योगेश के अलावा बिल्डिंग में आते जाते किसी को नहीं देखा। बिल्डिंग के वॉचमैन को आने जाने वाले पे नजर रखने के अलावा और भी कई काम होते हैं। हो सकता है वॉचमैन को कोई काम पड़ा हो जिसकी वजह से अश्विन नजर बचाकर अंदर चला गया हो। ये अश्विन के फोन की लोकेशन का पता करवाओ। पता करो कि जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त वो कहाँ पर था। ओके सर। अरे जल्दी देना दाल मेरे को। अरे लाई। और कुछ लाऊं? एक रोटी और। आज सुबह नासिक के इस झील में एक पॉलिथीन बैग पानी में तैरता हुआ मिला, जिसमें थे एक महिला की लाश के टुकड़े। पुलिस को शक है कि ऐसे और भी बैग्स झील में होने की संभावना है। आइए जानते हैं पुलिस से। सर, हमने अश्विन की फोन लोकेशन चेक की थी। उस दिन वो घर पर ही था, कहीं बाहर नहीं गया। ये आरती की फोटोग्राफ्स हमने सर्कुलेट की थी, एनी अपडेट? नहीं सर, अभी तक नहीं। दो बातें हो सकती हैं, या तो आरती गायब है या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। एक काम करो, उसके मिसिंग पोस्टर लगवाओ, शायद कोई मदद मिले। राइट सर। मुझे लगता है हमें अब आरती की सास से दोबारा बात करनी चाहिए। बोलो सर, मैंने टीवी पे न्यूज़ देखी, वो लेक पे जो बॉडी पार्ट्स मिले ना, वो वाली। उसके बारे में क्या जानते हो? सर, मैं और मेरे फ्रेंड्स कल रात को लेक पे गए थे तो हमने 2 आदमियों को वहाँ देखा सर। उनका चेहरा देखा तुमने? पहचान सकते हो उन्हें? खूब अंधार होता सर, ठीक से देख नहीं पाया, पर हाँ एक आदमी उसको देखा मैंने, उसकी थोड़ी घनी दाढ़ी थी सर। क्या रे, चल निकला से। चलना, रात बहुत हो गई, लेट हो रहे हम लोग। और हाँ सर, उनके पास एक सिल्वर कलर की वैन थी सर, जिसमें से वो गए। चौड़ एक काम कर, लेक से हाईवे की तरफ एक ही रास्ता जाता है। उस रास्ते पे जितने भी सीसीटीवी लगे हैं उसकी फुटेज चेक करो। हाईवे पे ढाबे, एटीएम, पेट्रोल पंप, इस सब जगह पे छानबीन करो। वो दोनों जो भी है, सिल्वर रंग की वैन में उन दोनों को जरूर किसी न किसी ने तो देखा होगा। एक लड़की को आत्महत्या करने से रोकने की कोशिश से शुरू हुआ यह मामला पहले उसकी गुमशुदगी और अब उसकी हत्या के मामले में बदल चुका था। पुणे पुलिस अब भी आरती को जिंदा मानकर तलाश कर रही थी और वहीं नासिक पुलिस अब तक इस बात से अनजान थी कि जिस लाश के टुकड़े उन्हें मिले थे वो दरअसल पुणे में रहने वाली आरती के हैं। आरती की लाश को पुणे से नासिक ले जाया गया था ताकि पुलिस को गुमराह किया जा सके और जिन मुजरिमों ने ये काम किया था उन्हें इस बात की खबर लग चुकी थी कि पुलिस उनकी तलाश में है और उन्होंने अपने आप को बचाने की तैयारियां शुरू कर दी। राजेश,
अरे सलीम भाई आप? सलीम भाई के बच्चे उस औरत की लाश के बाकी के टुकड़े कहाँ रखे? साले वो जो झील में बाकी के लाश के टुकड़े थे ना, पुलिस को मिल गए। कुत्ते की तरह ढूंढेगी पुलिस हमको। कुछ नहीं किया उनका, मेरे पास रखे। तेरे पास रखे? क्यों? अचार डालने वाला है उनका तू? देख, इससे पहले कि मुसीबत बढ़ जाए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जा कुछ मुंह ढकने के लिए लेके आ। एक मिनट रुको। जवान एक काम करो, इन दोनों की तस्वीर और गाड़ी की डिटेल्स हर थाने भेज दो, हाई अलर्ट जारी करवा दो और हाईवे पे जहां जहां हो सके सब जगह पे नाकाबंदी लगवा दो। एक भी गाड़ी विदाउट चेकिंग की बाहर नहीं निकलनी चाहिए। यस सर। सर उन बॉडी पार्ट्स की फॉरेंसिक रिपोर्ट है। विक्टिम फीमेल है, एज करीब 30 से 35 साल। उसके अलावा बाकी और बॉडी पार्ट्स मिसिंग है, इसलिए ठीक से पहचान नहीं हो पाई है। जवान एक काम करो, आजू बाजू के पुलिस थाने में इंक्वायरी करो कि इस उम्र की महिला की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है कि नहीं। यस हेलो। हाँ सर, वहाँ आसपास के लोगों से पता किया है और 2 दिन में एक आदमी आया जाया करता था। प्रतिमा जी, पता चला है आपके और आपके बहू के बीच में रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं थे। पंखे नहीं, पर्दा हटा दो सर। हाँ तो प्रतिमा जी, मैं आपसे कह रहा था, हमें पता चला है कि आपके और आपके बहू के बीच रिश्ते कोई खास अच्छे नहीं थे। क्या ये बात सही है? नहीं साहब, ऐसे झूठ मत बोलिए। मैं क्यों झूठ बोलूंगा सर? इतनी परेशानियां चल रही थी घर में, कभी कभार बहस हो जाती थी हमारे बीच में, इससे ज्यादा कुछ नहीं सर। लेकिन इस हद तक नहीं होते कि कोई अपना बसा बसाया घर छोड़कर चला जाए और आत्महत्या करने की सोचने लगे। आरती ने गायब होने से पहले अपनी माँ से फोन पर बात की और कहा था कि वो एक नर्क में जी रही है कि उससे अब और बर्दाश्त नहीं होता। उसके पास अपनी जान देने के सिवा कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसने जान तो नहीं दी ना, वो गायब हो गई है। ये मामला इसीलिए तो सीरियस हो गया मिस्टर योगेश। अब वो छुट्टियां मनाने या घूमने तो गई नहीं होगी। इन बातों में 2 ही सूरतें हो सकती हैं, या तो आपकी बीवी किसी दूसरी जगह जान देने गई थी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता तो हमें पता चल चुका होता। और दूसरी सूरत ये हो सकती है कि आरती का कत्ल किया गया हो यहाँ इस घर में, और उसकी लाश को छिपाकर यहाँ से ले जाया गया हो, जिसकी वजह से ना तो उसे वॉचमैन ने देखा और ना ही किसी और ने इस घर से जाते हुए। कत्ल? कौन करेगा कत्ल? कोई भी कर सकता है, आप भी। आप झूठा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पर सर। वो मेरी बीवी थी सर, एक बच्चे की माँ। मैं भला ऐसे क्यों करूंगा? खैर छोड़िए, आप ये बताइए कि आरती का किसी के साथ अफेयर था? किसने बताया आपको? मतलब कि था। कौन था वो? प्रतिमा जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, कौन था वो? आरती, बघतेस का कोण आलाय? कौन आलाय? योगेश आया है? नहीं, कोई नहीं, कोई सेल्समैन है। सेल्समैन था, मैंने भगा दिया। आप सो जाइए। उसके थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आरती, आरती। वो वापस जा रहा था, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं खिड़की तक गई उसे देखने के लिए। कौन था वो? माधव, योगेश का दोस्त, बिजनेस पार्टनर। आपने अपने बेटे योगेश को बताया नहीं इसके बारे में? मैंने बताया उसे, पण त्याचा विश्वास नाही बसला माझ्या बोलण्यावर। उसने कहा कि वो कुछ दुकान का सामान लेने आया होगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था। आरती और उसके बीच में कुछ तो चल रहा था। ये बकवास है सर। आई को गलतफहमी हो गई थी।
माधव मेरा पार्टनर ही नहीं, करीबी दोस्त भी है। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ना ये आरती वैसी लड़की है सर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उन दोनों का आपके पास, और ये माधव कहाँ मिलेगा? क्या हुआ? मामू लोग है, चेकिंग चल रही है। वाले वाले जल्दी से मुंह ढक ले। अरे चलना, चल 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 चल। सर वो सुबह शाम पूजा का नियम बना हुआ है ना, इसलिए देर होगी। बताइए सर, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? माधव, जो भी हम तुमसे पूछने जा रहे हैं उसका सही सही जवाब देना। झूठ से सख्त नफरत है हमें। आरती के साथ कब से अफेयर चल रहा था तुम्हारा? क्या आप बात करें सर, आरती के साथ अफेयर? वो मेरी बहन जैसी है सर, और योगेश तो मेरे बचपन का दोस्त है। उसकी वाइफ के साथ नहीं सर, किसी ने शायद आपको रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी है सर। हमारा तो एकदम घर जैसे ताल्लुकात है, बचपन से हम लोग एक दूसरे के घर पे आना जाना। इनफैक्ट मैंने तो कई बार योगेश की मदद की है सर। अच्छा, ऐसा क्या खास किया था तुमने? सर जब योगेश की माँ की तबीयत खराब हुई थी तो मैंने 30 लाख रुपए दिए थे सर। 30 लाख? हाँ सर। सर आरती भाभी के गायब होने की वजह आपको योगेश से ही पता चल सकती है। मतलब? सर आरती भाभी जिस दिन गायब हुई उसके एक दिन पहले उन दोनों में बहुत झगड़ा हुआ, और मैं दुकान पे ही था जब। आज तुमने हद पार कर दी आरती। नहीं, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता ये सब। नहीं, मैं कुछ सुनने नहीं वाला। अब जो भी बात होगी आमने सामने होगी। बस मैं घर आ रहा हूं। मैं आज इस पूरे मामले को ही मैं जड़ से खत्म कर दूंगा। माधव, मैं आता हूं। मुझे भी सर पहली बार पता चला कि उन दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा, और उसके अगले दिन आरती भाभी गायब हो। जब तक हम ना कहें शहर छोड़कर जाना मत। ठीक है सर। योगेश, तुम्हारा और आरती के बीच झगड़ा किस बात पे हुआ था? सर पैसे को लेकर। पैसों को लेकर? तुमने आरती से कहा था इस मामले को जड़ से खत्म कर दोगे, क्योंकि तुमसे अब और बर्दाश्त नहीं होता। मुझे बताओगे जरा ये बात पैसों की कमी में कहां और कैसे फिट बैठती है? वो सर, माँ के इलाज में पैसा बहुत लग रहा था सर। इस वजह से घर खर्ची में मैं पैसा नहीं दे पा रहा था आरती को। इस बात को लेकर आरती बहुत परेशान थी। आए दिन हमारे झगड़े होने लगे। इसीलिए मैंने कहा था सर कि इस किस्से को मैं आज ही खत्म कर दूंगा, और कुछ नहीं सर। जिसे तुमने खत्म कर भी दिया, आरती को खत्म करके? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर। तो फिर क्या हुआ था उस दिन? आई के इलाज के लिए 10 लाख और चाहिए थे सर, और मैंने माधव से पहले ही 20 लाख ले चुका था, और ये 10 लाख भी मैं माधव से मांगना चाहता था, लेकिन आरती उसके खिलाफ थी। उस दिन मैं दुकान पर था जब उसका फोन आया। हाँ बोलो आरती। योगेश, मैंने 3 लाख का इंतजाम कर लिया है, बाकी 7 लाख का भी हो जाएगा। माधव से मत मांगना। 3 लाख? इतनी बड़ी रकम का इंतजाम तुमने कहाँ से किया? मैंने अपनी और माँ जी की दोनों की सारी ज्वेलरी बेच दी है। ये तुमने क्या किया आरती? तुमने तो हाथ ही पार कर दिया यार। ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज इस पूरे मामले को मैं जड़ से ही खत्म कर दूंगा। चलो रखो फोन। क्यों किया तुमने ऐसा आरती? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई आई के गहने को हाथ लगाने की? मैंने उन्हें अपने लिए नहीं बेचा है योगेश, और फिर ये सब पैसे तुम्हारी आई के लिए तो काम आएंगे। फिर मैंने उनके ही नहीं अपने भी तो गहने बेचे हैं। आई का इलाज करवाना मेरा फर्ज है, और उनके गहने बेचकर इलाज करवाया तो क्या करवाया? थू है मुझ पर। तुम पहले ही 20 लाख का उधार ले चुके हो माधव से, क्यों अपना बोझ बढ़ा रहे हो? और फिर गहने होते किस लिए है? समय पर काम आए इसीलिए ना। चुप करो तुम। अगर बोझ है तो मेरे सर पर है ना, उसे मैं चुकाऊंगा। मैं जानता हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है इन सब का असर सिर्फ तुम पर ही हो रहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी आई की वजह से मुझ पर क्या बीत रही है? मेरी आई के बारे में कुछ नहीं आरती। थप्पड़ से क्या होगा योगेश? अगर मारना ही है तो मुझे जान से मार डालो ना, गला घोट दो मेरा, मार डालो ना मुझे योगेश। जिंदगी में पहली बार मैंने हाथ उठाया था सर आरती पर। मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन आई आईसीयू में थी, पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था सर। आरती की झुंझलाहट, ये सब कुछ मैं झेल नहीं पा रहा था। ये हो क्या रहा मेरी जिंदगी में? आई अब तक नहीं मिली आपको? आ जाएगी बेटा, आज जो भूख लगी है ना, तेरे लिए कुछ मंगवाता हूं। खाना खाएगा बेटा? नासिक पुलिस की जांच धीमी लेकिन सही दिशा में चल रही थी।
भले ही उस झील में मिले लाश के टुकड़ों की पहचान अब तक नहीं हो पाई थी, लेकिन उन दोनों मुजरिमों का सुराग मिल चुका था और उम्मीद थी कि बहुत जल्द पुलिस उन तक पहुंच जाएगी। दूसरी तरफ पुणे पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि अगर आरती ने आत्महत्या करने का फैसला किया था तो उसने ऐसा क्यों किया होगा। उसका पति उससे बहुत प्यार करता था, एक बच्चा था जिससे वो बहुत प्यार करती थी। परिवार में पैसों की कमी थी और अपनी सास प्रतिमा से उसकी छोटी मोटी झड़प भी हो जाया करती थी, लेकिन ये कारण इतने बड़े नहीं थे कि जिसकी वजह से 30 साल की एक परिपक्व सोच वाली महिला अपनी जान देने निकल पड़े। कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन इतना तय था कि कुछ और राज थे जिनका सामने आना अभी बाकी था। सर, आरती और माधव के कॉल रिकॉर्ड्स। सर, दोनों के बीच में 6 से 7 बार बात हुई है। सर, कुछ सेकंड से ज़्यादा बात नहीं हुई, ना ही कोई लेट नाइट कॉल्स। सर, दोनों के कॉल रिकॉर्ड देखकर लगता नहीं है कि दोनों के बीच में कुछ अफेयर जैसा है। लेकिन आरती के साथ झूठ क्यों बोलेगी? आरती के कॉल रिकॉर्ड से एक बात सामने आई है सर। क्या बात? सर, यही कि आरती की माँ शारदा। व्हाट? आरती के कई कॉल शारदा को आ चुके हैं। शारदा ने हमसे ये क्यों कहा कि पिछले 10 साल से उसने आरती की आवाज़ तक नहीं सुनी? साहब, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमारी मदद कीजिए। 10 बरस के बाद आज अचानक उसका फोन आया था। उसने हमसे झूठ क्यों बोला? जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है। पिछले 10 साल से उसका कोई फ़ोन नहीं आया। उस दिन पहली बार ही फ़ोन आया था। शारदा जी, आपके पूरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, और ये बात आप भी अच्छी तरह जानती हैं कि आप हमसे झूठ बोल रही हैं। अब आप ही सीधी तरह से बता दीजिए कि क्या और क्यों छिपा रही हैं आप। जब वो घर से गई थी उसके 2 साल बाद ही पहली बार फ़ोन आया था उसका। हेलो, कैसी हो माँ? आरती, कैसी है बेटा और कहाँ है तू? मैं अच्छी हूँ माँ, आपके करीबी हूँ। दोनों अब भी नाराज है ना मुझसे? नहीं बेटा। आई, किससे बात कर रही है? किसी से भी नहीं। तो ये बेटा किसको बोल रही थी? अरे, तुझे ही बुला रही थी बेटा। चाय तैयार है, मैं तेरे लिए लेके आती हूँ। हाँ ठीक है। इतने सालों से धोखा दे रही हो तुम मुझे। अरे, शादी के एक दिन पहले घर से भागी थी वो लड़की, पूरे समाज के सामने हमारे मुंह पर कीचड़ उछालकर, और उसके बाद भी तुमने उससे रिश्ता जोड़ा। आपका बेटा अपने आवारा दोस्त से जबरदस्ती उसकी शादी करवा रहा था और आप भी उसका साथ दे रहे थे। क्या करती? इसीलिए मैंने आपसे ये बात छिपाई कि अगर मेरे पति और मेरे बेटे को पता चल जाता तो। मानिक जी, कहीं ऐसा तो नहीं अपनी बेटी आरती को गायब करने में आपका या आपके बेटे का ही हाथ हो? आपको पता चला हो कि आरती मुंबई में है और उसकी वजह से आपके समाज में वही बेइज्जती का बदला लेने के लिए ही आपने उसे गायब कर दिया हो? नहीं साहब, ये क्या बात कर रहे हैं? अगर हमें उसे मारना ही होता तो क्या 10 साल तक इंतजार करते? नहीं साहब, हमने उसके साथ कुछ नहीं किया, ना मैंने और ना मेरे बेटे। ये आपका बेटा मुकुल जब से उसकी बहन आरती गायब हुई है एक बार भी हमारे सामने नहीं आया। कहाँ है वो? उसकी दुकान है मगरपट्टन में। सर, मुकुल का फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है, लेकिन उसका फ़ोन हमारी आईटी टीम के रडार पर है। जैसे ही ऑन होगा हमें पता चल जाएगा सर। सर, इसके अलावा एक बात और। सर, नासिक पुलिस ने 2 लोगों की फ़ोटो भेजी है 30-35 साल की किसी लेडी के मर्डर केस में। सर, ये देखिए। मर्डर केस के सिलसिले में इन दोनों की फोटोग्राफ? ये दोनों तो हमारे यहाँ 4-5 बार छोटी मोटी चोरी के सिलसिले में सजा काट चुके हैं। हाँ सर। सर, एक खास बात और, जिस दिन आरती गायब हुई थी उसके दूसरे दिन नासिक पुलिस ने एक लेडी के बॉडी पार्ट्स बरामद किए। हो सकता है वो बॉडी पार्ट्स आरती के हों। हाँ सर, हो सकते हैं, लेकिन सर उसके कुछ बॉडी पार्ट्स और सर गायब है, इसलिए उसको पहचानना मुश्किल है सर। इन दोनों की बॉडीज नासिक में ठिकाने लगाना और उसी दिन आरती का गायब हो जाना कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। एक काम करते हैं तुषार, पहले इन दोनों को उठाते हैं। राइट सर। सलीम कहाँ है? क्या हुआ सलीम? साहब, क्या किया सलीम ने? कहाँ है सलीम? मुझे नहीं पता साहब, वो बहुत दिन से घर नहीं लौटे। उसके पास कोई सिल्वर कलर की गाड़ी है? उसका नंबर दीजिए। 98। राजेश का करिए ये? जी सर। तुषार
कहाँ है राजेश? अब 2 दिन पहले बाहर गए हैं कुछ काम के लिए। राजेश के पास गाड़ी है? हाँ, वैन है। कौन से कलर की? सिल्वर। सर सलीम और राजेश दोनों गायब हैं और राजेश के पास वैसी ही सिल्वर कलर की वैन है जैसे नासिक पुलिस ने हमें इन्फॉर्मेशन दी थी। मैंने आईटी टीम को बोल दिया है उन दोनों के फ़ोन ट्रेस करने के लिए। गुड। ये दोनों नासिक वाले केस में शामिल हैं ऐसा लगता तो है, लेकिन आरती वाले केस से इनका कोई कनेक्शन है ये हम दावे के साथ नहीं कह सकते। एक काम करो तुषार, अपने सोर्सेज से कहो ये मुकुल के बारे में पता करवाएं, क्योंकि फिलहाल हमारा मेन सस्पेक्ट आरती का भाई मुकुल ही है। ओके सर। आरती का अपना सगा भाई मुकुल वो शख्स था जिसके डर की वजह से आरती की मां ने पूरे 10 साल तक किसी को भनक तक नहीं लगने दी कि आरती और उनके बीच टूटे हुए रिश्तों के तार फिर से जुड़ चुके हैं, उनके बीच बातचीत होती है। इसके अलावा मुकुल के ही डर से उन्होंने आरती के उस सुसाइड वाले फोन कॉल के बारे में भी किसी को नहीं बताया था, क्योंकि 10 साल का लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी मुकुल और उसके पिता ने आरती को माफ नहीं किया था। दूसरी तरफ नासिक में जिन 2 मुजरिमों ने आरती की लाश के टुकड़े करके उन्हें छिपाने की कोशिश की थी वो भी पुणे के ही थे। तो क्या आरती की हत्या के पीछे उसके अपने सगे भाई मुकुल का हाथ था? और अगर ऐसा था तो क्या इसमें उसके पिता भी शामिल थे? बहरहाल जैसे जैसे ये मामला आगे बढ़ता जा रहा था पहले से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, पुणे पुलिस के लिए भी और नासिक पुलिस के लिए भी। सर सलीम की बीवी के कॉल रिकॉर्ड्स। सर इसके कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन राजेश के पिताजी को नासिक से कॉल किया गया था, वो भी एक पीसीओ से। एक काम करो, नासिक पुलिस से को पता करें। राइट सर। क्या इन दोनों को देखा है? जी साहब, ये दोनों कल रात को यहाँ आए थे साहब, और कहीं फ़ोन भी किया था। क्या दोनों गाड़ी से आए थे? वो नहीं साहब, ये दोनों पैदल ही आए थे। काफ़ी दारू पी रखी थी। दारू पी रखी थी? हाँ साहब। क्या आसपास कोई दारू की दुकान है? हाँ जो साहब, तिकड़े। तिकड़े? हाँ। सर मुकुल का फ़ोन ऑन हुआ था, उसकी लोकेशन ट्रेस हो गई है, वो ऑन में है। एक काम करो, टीम को रेडी करो। सर। होशियार सर, बच के ना निकलने पाए, होशियार है ना। ओके सर, आओ। तुम मेरे साथ आओ। सर इतनी इन्फॉर्मेशन तो मिली है कि वो लोग आसपास दिखाई दिए। वो दोनों पेशेवर मुजरिम हैं। उन्हें अंदाजा हो गया है कि हम लोग उनके पीछे हैं। राजेश ने अपने बाप को इस पीसीओ से कॉल किया था, इसका मतलब इस पीसीओ तक वो चलते आया था। लेकिन सर इतने बड़े पॉश एरिया में हम उन्हें ढूंढेंगे कैसे? इस पॉश एरिया में उनका कोई कनेक्शन तो नहीं रहेगा। एक काम करते हैं, इस एरिया के जितने भी लॉज है ना, चेक करते हैं। बोल, काय तेरी बहन आरती मार डाला ना उसे? काय म्हणतात साहब, काय को मारूंगा उसे? बहन थी मेरी। अरे मारा तो तू उसको 10 साल से देखा भी नहीं मैंने। अच्छा, बड़ा शर्मीला है ना तू? हमको देख के इसलिए भागा था? नहीं साहब, मेरे को लगा कि आप लोगों को तो बाल मिल जाएगा, उसका भी खाल निकाल लेते हो। मेरे दारू के भट्टे का पता न लग जाए आप लोगों को, इसलिए मैं भाग रहा था, और कोई बात नहीं है साहिब। अच्छा, हमारे तेरे दुकान पे पहुंचने के पहले तू फरार कैसे हो गया? किसने बताया तुझे कि हम पहुंचने वाले हैं? साहब, बाबा का कॉल आया था साहब। हेलो हेलो मुकुल, पुलिस वाले आ रहे हैं तुम्हारे पास आरती के बारे में पूछताछ करने। क्या? सलाम सर। हमें इन दोनों की तलाश है, एक का नाम राजेश है और दूसरे का नाम सलीम।
रुके यहाँ पे? हाँ साहब रुके तो है। रूम नंबर क्या है? 104। चल। कौन है रे? साहब आपका ऑर्डर। आधा घंटा पहले ऑर्डर बोला, अभी लेके आया। आता हूँ, बाद में मेरे को खिलाना। अरे आएगा। सब कुछ सच बताऊंगा साहब, जो भी पूछने का पूछो, मारो बस सब। क्या क्या उस लाश के साथ? कहाँ हैं बाकी के टुकड़े? नहीं बताओगे, ऐसे नहीं बताओगे। सब मेरे पास है, सब मैं ले चलूंगा आपको। क्या दुश्मनी थी तेरी? अब बोल बोल। साहब हमारी कोई दुश्मनी थी उससे। साहब खुदा का, तो हम लोग ने उसको नहीं मारा था। आपको तो खाली उसकी लाश को ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। किसने दिया था लाश ठिकाने लगाने का कॉन्ट्रैक्ट? बोल। माधव ने साहब, माधव ने। बता दो साहब, मैं मान रहा हूँ साहब कि मैंने उन दोनों को कॉन्ट्रैक्ट दिया था, लेकिन मैंने उसका खून नहीं किया साहब। देख माधव, ये मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ कह सकता हूँ कि दूसरा थप्पड़ तू बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसलिए सब सच सच बता दे, तूने आरती का मर्डर क्यों किया? मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मैंने आरती को नहीं मारा साहब। मेरी कार की डिक्की में आरती की लाश थी। मैं डर गया था साहब, बुरी तरह से डर गया था मैं लाश देखकर, इसलिए मैंने सलीम को फोन किया कि लाश ठिकाने लगा दे। अगर तूने कत्ल नहीं किया था तो उस वक्त तू हमारे पास क्यों नहीं आया? क्यों नहीं खबर दी हमें? साहब, मेरी आरती के साथ नाजायज संबंध थे साहब। क्या हुआ माधव भैया, हम यहाँ पर क्यों रुके हैं? भैया सॉरी आरती, मैंने कभी तुम्हें उस नजर से देखा नहीं। क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको भैया बुलाती हूँ। अगर सैया बुलाऊंगी तो क्या सैया हो जाऊंगा? तो भैया कैसे हुआ? क्या बकवास कर रहे हैं आप? ये सब योगेश को बताऊंगी। लॉक है, लॉक, यहाँ से लॉक। ठीक है बताओ, जाओ योगेश को, मैं भी जाऊंगा, बोलूंगा लाओ मेरे 30 लाख रुपए। कहाँ से देगा? है ही नहीं उसके पास। फिर दुकान में हिस्सा देना पड़ेगा, तुम्हारा घर भी ले लूंगा मैं, सड़क पर आ जाओगी तुम, और तुम्हारा बच्चा भी। अरे अपने बच्चे के लिए इतना नहीं कर सकती? अगर अभी तुम यहाँ से गई ना तो याद रखना आरती, कल पूरा परिवार तुम्हारा सड़क पर होगा। तुम्हारी सासू माँ, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति, सब सड़क पे होंगे, याद रखना। अरे मान जाओ ना यार, एक टाइम की तो बात है। क्या मतलब? ठीक है तो हाँ, मैं भी वही सोच रहा था। यू आर वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, कभी कभी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। आरती अपनी मर्जी से मेरे साथ रिश्ता नहीं बनाया था, मैंने उसके साथ जबरदस्ती की थी साहब। लेकिन वो पहली बार आखिरी बार नहीं था। तू आरती के घर भी गया था, योगेश की गैर हाजिरी में गया था ना? हाँ, 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 हाँ। कौन आला है? योगेश आया है? नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई सेल्समैन है। तुम यहाँ क्यों आए? प्यार करने। माची है अंदर, मैंने कहा माची है अंदर। छोड़ मुझे। अच्छा, मार्केट में एक पिक्चर आई है आरती और माधव की। आज के बाद मुझे ना नहीं बोलना। हाँ? दिखा दो सबको। योगेश सर, योगेश ने उसे मारा होगा। सर आरती की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सर, इसमें लिखा है कि उसका मर्डर नहीं हुआ बल्कि उसने सुसाइड किया है। व्हाट? सुसाइड? हाँ सर,
वो भी फांसी लगाकर, तकरीबन 12 बजे के आसपास। सर उस वक्त योगेश और माधव दुकान पर थे। और ये श्योर? 100% सर, मैंने उनकी मोबाइल लोकेशन चेक की है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। वो दुकान पर ही थे सर। आई पानी पी ले। देख तू, आरती के बारे में पता चला सर? नया पंखा कब लिया आई? सर 1-2 दिन पहले। जब पिछली बार हम यहाँ आए थे तो ये पंखा यहाँ नहीं लगा हुआ था, याद आया प्रतिमा जी? पंखे नहीं, पर्दा हटा दो सर। वो हमारा पंखा कुछ ठीक से काम नहीं कर रहा था तो हमने तो रिपेयर करा लेते। तुम्हारे हाथ और हालात तो वैसे भी बहुत तंग थे। वो बात ही है सर। आप लोग योगेश, हमें आरती की लाश बरामद हो चुकी है। उसका पोस्टमार्टम हो चुका है जिसमें साफ साफ लिखा है कि उसकी हत्या नहीं हुई थी, उसने सुसाइड किया था। रिपोर्ट में अगर कोई बात नहीं लिखी तो वो ये कि उसने यहां इस जगह इस पंखे से लटक कर अपनी जान दी थी, है ना? हाँ कि ना? बोलो। आरती ने आत्महत्या की थी सर। इसी कमरे में आत्महत्या की थी सर। मैं जब दुकान से घर पर आया सर, मैं देखा मेरे इस लेटर को मेरा बयान समझ आ जाए। कई बार जिंदगी इतनी डरावनी हो जाती है कि मौत का डर दिल से निकल जाता है। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मैं अपनी जान देने जा रही हूँ। आरती को आत्महत्या के लिए उकसाने की जुर्म में उन्हें सजा ना हो जाए। मैं आरती को वापस नहीं ला सकता था सर, लेकिन आई को बचा सकता था मैं। इसलिए मैंने वही करने की सोची। जो कुछ हुआ था सर, ये माधव की वजह से हुआ था। उसे माफ नहीं कर सकता था मैं सर, इसलिए। हाँ, 1 मिनट रुक। हाँ, रुक आ रहा हूँ। हाँ, आरती की लाश को माधव की गाड़ी की डिक्की में डाल दिया ताकि आरती की तलाश करते हुए आपको उसकी लाश माधव की गाड़ी में मिले और सारा इल्जाम उस पर आ जाए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि झूठ के रोशनदानों से सच की रोशनी कभी अंदर नहीं आती। योगेश, तुम्हें और तुम्हारी मां प्रतिमा को हमें गिरफ्तार करना होगा। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए माँ और बाप दोनों को काम करना पड़ता है, और ऐसे में अपने बच्चों को अपनी नजर से दूर गैरों के हवाले छोड़ना उनकी मजबूरी बन जाती है। ये गैर या तो कभी उनके अपने विश्वास पात्र पड़ोसी होते हैं या फिर पालन घर या क्रैश। लेकिन क्या इनके साथ उनके बच्चे उतने ही सुरक्षित होते हैं जितना कि वो सोचते हैं? जयंती को भी बुला लेती हूँ। जयंती, जयंती, जयंती।
सारे घर की अच्छे से तलाशी लो। यस सर। साहेब मिस कॉल केला होता, मैं जयंती को आरती के लिए बुलाने आई थी। अंदर जाके देखती हूँ तो काकी गिरी पड़ी हुई थी। जब ये सब हुआ आप कहाँ थी? मैं नीचे आरती के लिए गई थी। और जब आप आरती के लिए गई थी वो कहाँ थी? वो अंदर सो रही थी। सर बेडरूम में ये मोबाइल मिला है। ये मेरी बेटी सलोनी का मोबाइल है। कहाँ है वो? उससे मैंने सामान लेने के लिए बाहर भेजा था, अभी तक आई नहीं वो। क्या वजह थी इन हत्याओं के पीछे? पुलिस इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश में जुट गई। जब तुम नीचे आरती के लिए गई थी तुम्हारी बेटी घर पे थी? नहीं, उससे पहले ही चली गई थी। तुम्हारे पास कोई तस्वीर है उसकी? अंदर तुम्हारे सास के कमरे का कबर्ड खुला हुआ है। तुम्हें लगता है कुछ चोरी हुआ होगा वहां से? हो सकता है, क्योंकि सारे जेवर और पैसे उन्हीं के कबर्ड में होते हैं और चाबी भी उन्हीं के पास होती है। लेकिन आप मेरी बच्ची को ढूंढे ना प्लीज। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढे ना। हमें जैसे तुम्हारी बेटी के बारे में पता चलेगा खबर करेंगे। तस्वीर ले ली। वारदात को चोरी की शक्ल देने की कोशिश की गई है या सच में ये चोरी की वारदात है, ये पता करना पड़ेगा। कोई चोर चोरी करने के लिए आए और 3 बच्चों को मार दे, ये बात विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है। सर, रुक्मिणी की एक बेटी भी है जो इसी सोसाइटी के ए विंग में रहती है। आश्चर्य की बात तो ये है कि उसकी मौत की खबर सुन के वो लोग उन्हें मिलने भी नहीं आए। और कौन कौन है उसके परिवार में? पति पत्नी और 2 बच्चे। आपको पता था कि आपकी मां नहीं है, फिर भी आप नहीं गई थी वहां? वो साहब मैं घबरे, वैसे खुद ही नहीं गई साहब, और जाती तो मैं रोक देता इसको। आपकी दुश्मनी थी क्या उनसे? दुश्मनी? वो घर के बारे में कुछ ना पूछो तो ही अच्छा है साहब। कुछ भी अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा आपको। एकदम सत्यानाश परिवार है। एक तरफ इसकी माँ थी, उसने कभी हमको अपना समझा ही नहीं, और दूसरी तरफ वो जयंती और उसकी बेटी सलोनी, एकदम बदतमीज लड़की है साहब। एक बात पूछो तो पलट के 4 जवाब देती है। पहले आना जाना था मेरा वो घर में, और वो दिन के बाद मैं कभी गया नहीं। ये किसने फेंका बॉल? हाँ, मैंने फेंका। क्या कर लेंगे आप? देखो दिखता नहीं, इधर बैठ के टीवी देख रहा हूं मैं। तो आपको भी दिखता नहीं है? हम सब यहाँ खेल रहे हैं। इतना ही टीवी देखने का शौक है तो अपने घर जाके देखो ना। जबान कैसी चल रही है इसकी? एक दिलाना काना खा ले तो होश ठिकाना जाएंगे अभी। मैं भी चुप नहीं रहूंगी, हाथ लगा के तो दिखाओ। दीपक, अरे कुछ बोलना इसको। क्या बोलूं? हाँ, वो तो है ही मनूस, पैदा होने के पहले ही अपने बाप को खा डाली। मनूस है तो इसको घर से बाहर निकल, इसकी माँ के साथ। अच्छा, तिला बाहर करूं आणि तू यहाँ अपना ठेला जमा के बैठ जाएगा। अरे उसकी माँ मनूस है, कम से कम ये बच्चों का स्कूल चला के 2 पैसा कमाती तो है। मुफ्त की रोटी तोड़ता है तू, और क्या करता है? पता नहीं वो कौन सी मनूस घड़ी थी जो मेरी बेटी ने दूसरी शादी तुझ जैसे निकम्मे से की, समझा? बघतोय मी तुला। हाँ बगा बगा। वो दिन है और आज का दिन है साहब। मैं वो घर में गया नहीं। ये आपकी बच्ची है ना? जी हाँ। आपका एक बेटा भी है? हाँ। कहाँ है वो? साहब, बबलू अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। उसी की वजह से मैंने अपनी माँ के यहाँ जाना बंद कर दिया। जयंती की बेटी सलोनी और बबलू, इन दोनों का आपस में बहुत जमता था। दोनों भाई बहन बहुत अच्छे से रहते थे, लेकिन सलोनी हमेशा हम दोनों के खिलाफ उसे भड़काती थी, बदतमीजी से बात करती थी। उसके संगत में रहकर वो बहुत बिगड़ गया था। घर से रात भर बाहर रहता था। जगत भैया की क्या उस जयंती से शादी हुई, मेरा तो घर ही टूट गया साहब।
आपका बेटा बबलू जैसे आए उसे लेके पुलिस स्टेशन आइए। जीते जी नाक में तो दम करके रखा ही था, अब मरने के बाद भी जान नहीं छोड़ रही। बेचारा इला था अब तक पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने का। हमारा तो सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरे बच्चों। साहब जी, जयंती को उसके घर में कोई भी पसंद नहीं करता था, इसलिए हम सबको उसके ऊपर दया आती थी। साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर रुक्मणी की पूरी सोसाइटी से ही दुश्मनी थी। काय सांगू साहेब तुम्हाला मी त्यांच्याबद्दल। वो सास बहू हमेशा लड़ने पे उतारू होती थी। जैसे मेरी वजह से सब प्रॉब्लम्स है उनको, मुझसे कहती थी कभी पानी की पाइप काट दी, कभी इलेक्ट्रिसिटी काट दी, हमेशा खिच होती रहती थी। झगड़ालू तो वो थी, पर हम उनसे कोई संबंध नहीं रखते थे। और उनकी बेटी सलोनी? मैंने तो सुना था ये लड़की भी अपनी माँ और दादी के जैसे ही झगड़ालू थी। अरे इसी की वजह से तो उनका बेटी और दामाद का घर आना जाना बंद हो गया था। सलोनी का कुछ पता चला? नहीं सर, उस शाम आरती के लिए जयंती नीचे आई थी, सब लोगों ने देखा है उसे। कोई बच्चों को मारने के इरादे से नहीं आया होगा, आया होगा रुक्मिणी को मारने के लिए। बच्चों ने देख लिया होगा, इसलिए वो भी जान से हाथ धो बैठे। मुमकिन है सर, पर सर सलोनी का गायब हो जाना भी एक रहस्य है। सर, रुक्मिणी के और बच्चों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है। तीनों बच्चों के शरीर में स्लीपिंग पिल्स के कुछ अंश मिले हैं, मगर उनकी मौत उस वजह से नहीं हुई, बल्कि उन तीनों बच्चों का गला घोटा गया है। इसीलिए बच्चों की चीख किसी ने नहीं सुनी, या उनके स्ट्रगल के निशान वहां नहीं थे। मतलब स्लीपिंग पिल्स दिया गया, उसके बाद मारने की कोशिश की गई है, या अगर वो होश में भी आए होंगे, दवा के असर में कमजोर और लाचार रहे होंगे। सर, रुक्मिणी के शरीर में भी स्लीपिंग पिल्स के अंश मिले हैं। उसका मतलब है ये सोची समझी साजिश है। सलोनी का कुछ पता चला? नो सर, सलोनी का अभी तक कुछ पता नहीं चला, और बबलू भी घर पे लौट के नहीं आया है। रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, सभी की जगह पूछताछ चालू है। जयंती का कहना है कि सलोनी कहाँ है उसे मालूम नहीं। जब तुम नीचे आरती के लिए गई थी, तुम्हारी बेटी घर पे थी? उससे पहले ही चली गई थी। संध्या कहती कि बबलू कहाँ है उसे मालूम नहीं। बबलू अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। दोनों में से कोई तो झूठ बोल रहा है। सब मेरी बेटी का कुछ पता चला? तुम्हारी उन बच्चों के साथ या उनके पेरेंट्स के साथ कुछ दुश्मनी थी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मैं उन बच्चों को अपने बच्चों की तरह संभालती थी। नींद की गोली खिला के? नहीं, मैंने उन्हें तुमने उन्हें स्लीपिंग पिल्स दिया ताकि तुम उनकी जान ले सको? नहीं, मैंने उन्हें नहीं मारा। मी काही नाही केलं, मी नाही मारलं। हाँ, मैं उन्हें स्लीपिंग पिल्स देती थी, लेकिन सब मैं क्या करती, पूरा दिन घर का काम करो, मेरी सास की सेवा करो, मुझसे नहीं हो रहा था। ऊपर से दोपहर का टाइम मेरी सास का सोने का होता था। अगर उस बीच कोई भी बच्चा रोता तो फिर वो उन्हें मारने चली आती थी। इसलिए मैंने आधी आधी नींद की गोली देना शुरू कर दिया। चलो बच्चों, थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, चलो। तुम्हें दूध पूरा खत्म करना है, ओके? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। बच्चों को नींद की गोली खिला के सुलाती थी तुम। मला माफ करा सर, माझ्याकडून चूक झाली, लेकिन मैं ऐसा नहीं करती तो मेरी सास उन बच्चों को मारती थी, और सबसे पहले वो मेरी बच्ची सलोनी पर ही हाथ उठाती थी। छुप जा, मैं ढूंढ रही हूँ ना दवाई। क्यों रो रही है? नाले कहीं की? जब देखो रोती रहती है। अजी, उसे मारो मत, वरना ठीक नहीं होगा। क्या ठीक? सर प्लीज, मेरी बच्ची को ढूंढिए प्लीज। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ किस हाल में होगी। साहब, मेरा बबलू अब तक घर नहीं आया साहब। बेटा, लेकिन तुम तो कहती थी कि अक्सर बाहर रहता था घर से। साहब, कितना भी देर हो जाए, लेकिन वो घर पे आता है साहब। एक बात बताओ, रुक्मिणी के घर में वो किसी को पसंद नहीं करता था? हाँ साहब, वो आई को नहीं पसंद करता, लेकिन अपनी बहन स्वाति से ज्यादा उस सलोनी को बहुत मानता है वो। मगर तुम्ही ने तो कहा था कि सलोनी की वजह से वो गलत राह पे चलने लगा है। वही तो है ना सलोनी, जो मेरे बबलू के दिमाग में सब उल्टा सुल्टा भरती है। और तो और वो पालना घर के बच्चों को भी नहीं पसंद करती है। मतलब वो बच्चों को बिल्कुल नहीं संभालती थी? वो क्या संभालेगी साहब, ये क्या उसकी उम्र है बच्चों को संभालने की?
इसीलिए वो बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी, सबसे बदतमीजी से बात करती थी साहब वो। और एक दिन तो उसने ऐसा किया कि सलोनी, देखो मैं कल मार्केट गई थी तो क्या लेके आई हूँ तुम लोग के लिए? ड्रेस ले, तेरे लिए भी लेके आई हूँ और स्वाति के लिए भी लेके आई हूँ। अच्छा है ना? मैं कुछ लाती हूँ खाने के लिए। देखो दीदी, मेरे लिए कितना अच्छा लाया ड्रेस। तेरा ड्रेस तो बहुत ही कलरफुल है, मतलब मुझे सस्ता और तुझे महंगा। दीदी मेरी ड्रेस क्यों काट रहे हो? आई मेरी ड्रेस तोड़ दी। आई काट दी। ये क्या कर रही है तू? क्या किया इसका तूने? क्या कर रही तू? ये हाथ भी मत लगाना है, समझी ना? छोड़ना। बैठ। आपके आपके पति के बीच में रिश्ता कैसा है? वो अच्छे हैं साहब, लेकिन उन्हें गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। गुस्से में वो अपना आपा खो देते साहब। तो उनकी वजह से आपने अपने मायके जाना बंद कर दिया था? जी हाँ। जब आप लोगों को लगा कि बबलू गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसे रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? दरअसल साहब, बबलू ज्यादा से ज्यादा घर से बाहर इनकी वजह से ही रहने लगा। मतलब? ये बबलू को नहीं पसंद करते साहब। बबलू मेरे पहले पति से हुआ। मेरे शादी के 7 सालों बाद मेरे पति गुजर गए। उसके कुछ महीनों बाद मुझे ये मिले। इन्होंने मुझे और बबलू को अपनाया। उसके बाद स्वाति का जन्म हुआ। स्वाति के जन्म के बाद ये बबलू को बिल्कुल नहीं पसंद करते थे। रोज का मारना पीटना ये जैसे आम सी बात हो गई साहब। ये हमेशा बोलते, बबलू पढ़ लिख कर क्या करेगा, उसे काम के लिए बाहर भेज दो। आप ही बताइए साहब, मैं अपने बच्चे के बिना कैसे रह पाऊंगी? इसलिए बबलू हमेशा घर से बाहर रहने लगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बबलू ने ही रुक्मणी और बच्चों को मारा हो? ये आप क्या कह रहे साहब? नहीं, ऐसा नहीं। कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा बबलू किसी का खून नहीं कर सकता साहब। साहब, आप मेरे बबलू को ढूंढिए ना साहब। मेरा बबलू कहाँ होगा साहब? यहाँ क्यों है जयंती? मेरी बच्ची सलोनी नहीं मिल रही है। पता नहीं वो कहाँ चली गई। पता नहीं वो कहाँ के साल में होगी। मिल नहीं रही है मुझे। तुम्हें यहाँ आते किसी ने देख लिया ना, दोनों के लिए मुसीबत हो जाएगी जयंती। लेकिन दीपक, मेरी सलोनी कहाँ है? तुम्हें पता है कुछ? दीपक, मेरी सलोनी है। फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। एक मिनट। मेरी बच्ची। मेरी बच्ची आ जाएगी। सलोनी, कुछ मिल जाएगी। मेरी बच्ची कुछ होने नहीं दूंगा। सलोनी का और बबलू का अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा है। एक बात तो साफ है, मनसा बच्चों को मारने की नहीं थी। मारने वाला रुक्मिणी को मारना चाहता था, पर बच्चों की मौत अनुसांगिक थी। कुछ तो हुआ होगा जिसकी वजह से बच्चों को मारना पड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चों ने कातिल को रुक्मिणी को मारते हुए देख लिया था? हो सकता है सर। वैसे तो रुक्मिणी के कई दुश्मन थे। जयंती खुद उससे परेशान थी। राघव, बबलू और सलोनी पूरी तरह से नफरत करते थे। सर, अगर एक के साथ दुश्मनी हो तो बताओ। पूरी सोसायटी में सबके साथ दुश्मनी कर रखी थी उन्होंने। घरात जर पाण्याची प्रॉब्लेम असेल तो वो प्लम्बर को नहीं बुलाएगी, सोसाइटी में सबके साथ झगड़ा करने चली जाएगी। ये क्या पानी नहीं? अरे जब देखो ये प्रॉब्लम है। क्या करे इस राधिका का? हाँ, सेक्रेटरी बन के बैठी है। अभी बताती हूँ रुक्मिणी क्या होता है। राधिका, राधिका! अरे काय झालं काकी? मेली तुझी काकी,
हाँ क्या चल क्या रहा है? जब देखो नल का पाइप काट दिया, इलेक्ट्रिक की वायर काट दी। हाँ अभी कुछ हो गया ना तेरा हाथ काट डालूंगी, समझे? मुंह संभाल के बात करो। उम्र का लिहाज करके चुप हो, इसका मतलब ये नहीं कहना कि आप नहीं रोज चाहिए। इल्जाम लगाओ पे। मुंह संभाल के जब बात देखो तब करो। अरे आप अपनी भाषा रखिए, जब देखो तब प्रॉब्लम करती रहती है। उसको नहीं तो क्या समझा देखो तब वो क्या समझा? देखती हो? चली जाए चलो जाओ करके। रुक्मणी को मारने की वजह जयंती के पास भी थी, क्योंकि आए दिन उसका रुक्मणी से झगड़ा होता रहता था। और एक वजह राघव और संध्या के पास भी थी, क्योंकि रुक्मणी राघव को पसंद नहीं करती थी और अपनी बेटी संध्या की दूसरी शादी से नाखुश थी। 2 दिन में ही पुलिस ने पूरी सोसाइटी के बयान दर्ज कर लिए थे, लेकिन बच्चों को मारने वाली वजह सामने नहीं आ रही थी। और साथ ही राघव और संध्या का बेटा बबलू भी हत्या के दिन से ही गायब था। क्या बबलू और सलोनी एक साथ कहीं चले गए थे? क्या उन दोनों का इन हत्याओं से कोई लेना देना था? पुलिस अपनी तमाम कोशिशें कर रही थी और फिर अचानक बबलू खुद ब खुद वापस आ गया। साफ साफ तुझसे एक बात पूछ रहा हूं, बता सलोनी से आखिरी बार कहां मिला था? बताया तो साहब, मैं 3 दिन पहले उससे मिलने गया था। मैंने उसको बोला कि समोसे खाकर आते हैं, उसने मना कर दिया और मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं फिर घर पर गया और मैंने 1000 का नोट निकाला उसकी पैंट से। किसकी पैंट से? मेरा सौतेला बाप राघव। और फिर मैं वो 1000 रुपये लेकर चले गया नानजी पाड़ा। छोटू के साथ जुआ खेला, घूमा फिरा और उसके बाद छोटू के घर पर मैं 2 दिन रहा। उसके माँ बाप घर पर थे ही नहीं। साहब मुझे अच्छे से पता है सबके पीछे किसका हाथ है। किसका हाथ है? राघव का। तो अपने बाप के बारे में ऐसे बात करता है? ऐसा बाप होने से अच्छा है कि मैं अनाथ मर जाऊं। मैं पक्का बोल सकता हूँ उसी का हाथ है। कुछ दिन पहले सलोनी को मारा था और मैं पहुंच गया तो मुझ पर। तू बात नहीं कर सकती तो मैं बात करता हूं। हट। आई, ये इसको यहां से निकालो और ये घर बेच के हमको हमारा हिस्सा दे दो। कौन सा हिस्सा? काय का हिस्सा? ये घर मेरे नाम पे है, किसी का कोई हिस्सा नहीं आता है। तुझ जैसे निकम्मे को एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। ये घर बेच के मैं गणपति बापा के मंदिर में दान दे दूंगी। ना इस मनुष्य को कुछ मिलेगा, ना तेरे जैसे निकम्मे को, समझा? ये घर मैं लेकर आऊंगा। अरे यार सुनिए ना मेरी तेरी विधवा बेटी है ना, इसको अपनाया मैंने। बबलू कहाँ था तू? कहाँ गया था तू? नानजी पाड़ा में जुआ खेल रहा था, वहां से उठाया इसे। ये क्या कह रहे हैं आप? साहब इसे माफ कीजिए, ये फिर से कभी नहीं जाएगा। बोल साहब को नहीं जाएगा, बोल। इसका स्टेटमेंट लो और उसके दोस्तों के बारे में पता करो। छोटू, उस दिन बबलू तुम दोनों के साथ था? जी मैम। क्या कर रहे थे तुम लोग? कुछ नहीं मैम, हम लोग तो बस घर पे। देखो सच बताओ, बबलू ने हमें सब सच बता दिया है, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। कुछ नहीं मैम, हम लोग यहीं पे बस वो पार्टी वगैरह कर रहे थे तो, और शराब पी रहे थे और थोड़ी सी पिक्चर विक्चर। अरे अरे आंटी छोड़ दीजिए, आंटी छोड़ दीजिए उन्हें। इस केस की एक और कड़ी मिल गई थी। बबलू वापस आ गया था, लेकिन सलोनी का अब तक कुछ पता नहीं चला था। पुलिस ने आसपास के सारे हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स चेक कर लिए थे। शमशान से लेकर कब्रिस्तान तक कहीं से कोई खबर नहीं मिली थी। हर पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, हर जगह पर पुलिस ने सलोनी की तस्वीर लगा दी थी। और ये काम बड़ी मुस्तैदी से उन्होंने कुछ ही दिनों में कर दिखाया था। लेकिन फिर भी सलोनी का कुछ पता नहीं चला और सलोनी के मिले बिना इस केस का सुलझना संभव नहीं लग रहा था। कहाँ है सलोनी? साहब मेरे को नहीं मालूम सलोनी किधर है साहब। मेरा वो लड़की से कोई लेना देना नहीं है साहब। मैं अपनी बच्ची की कसम खा के बोलता है साहब, मेरा सलोनी से कोई लेना देना नहीं है। देखो बाबू, हम जानते हैं कि तुम अपनी बहन से बहुत प्यार करते हो और ये भी जानते हैं कि तुम बहुत कुछ छुपा रहे हो। मेरी मानो तो तुम जो भी जानते हो सच सच बता दो। सलोनी के लिए तुम अपने बाप से लड़ चुके हो, अपनी माँ को उल्टा जवाब दे चुके हो, अपनी नानी से बहस कर चुके हो। अब अगर उसकी जिंदगी बचाना चाहते हो ना, तो जो जानते हो सच सच बताओ। सीमा। यस सर। मुझे नहीं लगता है अपनी बहन से प्यार करता है। जाने दो इसे।
चलो सर चल। सर सर जिस दिन नानी की मौत हुई थी मैं गया था सलोनी से मिलने। सलोनी, अरे बबलू दादा तुम? धीरे बात कर। मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। कल सुबह 4 बजे हमारी ट्रेन है। पर आई को छोड़कर? आई के लिए तो कर रहे हैं हम ये सब। तुझे क्या लगता है मामी और माया खुश है? एक तो ये नानी और एक वो आदमी मुझे बाप बोलना पड़ता है। पर हम पकड़े गए तो? कुछ पकड़े नहीं जाएंगे, मैंने किसी को नहीं बताया। ठीक है, कल सुबह 4 बजे मुझे वहां मिलो। ठीक है? सर अगले दिन मैंने उसका सुबह बहुत इंतजार किया पर वो नहीं आई साहब। मैंने सोचा वो डर गई है। मैंने उस दिन पूरा पक्का कर लिया था कि मैं उससे बात नहीं करूंगा। टेंशन में 2 दिन घूमता रहा, जुआ खेलता रहा, ऐसे खर्च करता रहा और जब यहाँ आया तो मुझे पता चला कि ये सब हुआ है। मुझे पता नहीं था सर। तुम कितने बजे सलोनी से मिलने गए थे? करीब 6 बजे। बिल्डिंग के नीचे आरती स्टार्ट ही हुई थी। जब तुम वहां गए थे तुम्हारी नानी और बच्चे जिंदा थे? सर नानी के कमरे में तो मैंने नहीं देखा पर बच्चे सो रहे थे वहां पर। बबलू की बात पे विश्वास करें तो खून उस वक्त हुआ जब नीचे आरती हो रही थी, क्योंकि सरला जब जयंती को आरती के लिए बुलाने गई उस वक्त उसने रुक्मणी की बॉडी देखी। सर उस एरिया के नज़दीकी टावर से सारे नेटवर्क के कॉल्स रिकॉर्ड निकाले हैं। हजारों डिटेल्स निकली हैं। शाम का समय था, आरती के लिए सारी सोसाइटी वहाँ पे आई थी। आसपास के भी बहुत सारे लोग वहाँ पे थे। वॉचमैन, दुकानदार, सबसे पूछताछ की मगर किसी ने भी सलोनी को आते जाते हुए नहीं देखा। सर रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, हर जगह की सीसीटीवी फुटेज चेक कर लिए गए हैं लेकिन कहीं भी सलोनी नजर नहीं आई। और सर उसकी बिल्डिंग में कोई सीसीटीवी कैमरा लगे ही नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है कि सलोनी वहां से गई या कोई जबरदस्ती उसे वहां से लेके गया और किसी की नजर ना पड़ी हो? ये तो तभी संभव है ना कि बिल्डिंग से वो बाहर गई ही नहीं। चलो आपके सोसाइटी में जो फ्लैट्स बंद पड़े हैं उनकी चाबियां किसके पास हैं? कुछ फ्लैट्स की चाबियां तो मेरे पास ही हैं। उसमें से 2 फ्लैट्स मेरे भाई के हैं। बाकी ओनर्स के नंबर्स हैं आपके पास? जी। उन्हें फ़ोन करके बोलिए चाबियां लेकर आए। फ्लैट्स की तलाशी लेनी है और जिन फ्लैट्स की चाबियां आपके पास हैं लेके चलिए। जी। आइए सर। अंदर चेक करो। सर ये मेरे भाई का फ्लैट है। दुबई में रहता है मेरा भाई। मुझे भाड़े पे चढ़ाने के लिए दिया है ये फ्लैट, पर आजकल अच्छे भाड़ोतरी मिलते कहाँ हैं? सर अंदर कुछ नहीं है। दूसरा फ्लैट दिखाइए। लाइट है? ओह लगता है लाइट कट गई है। मैं अभी मीटर चेक करके आती हूँ। हाँ? ठीक। मोबाइल टॉर्च ऑन करो सब। यस सर। कोना कोना चेक करो, देखो कुछ है क्या। कपड़ा डालो। यस सर। जयंती, 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 अपने आप को संभालो जयंती। बाहर लेके जाओ इनको। फॉरेंसिक को बुलाओ।
बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजें। यस सर। सर, सलोनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में लिखा है उसके साथ कई बार बलात्कार हुआ है, मगर उसकी मौत दम घुटने की वजह से हुई है। जाहिर सी बात है कि जिसने भी ये क्रूरकर्म किया है उसने उसकी चीखें रोकने के लिए उसका मुंह दबाया होगा और उसी में उसका दम घुट गया। क्राइम स्पॉट से कुछ मिला? कुछ खास तो नहीं सर, मगर ये स्लीपिंग पिल्स की खाली बोतल मिली है। मतलब उसे भी शांत रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया है, जैसे बच्चों के लिए किया गया था। बच्चों को तो ये जयंती देती थी, पर उसे किसने दिया होगा? एक काम करो, इस पे जो बार कोड है उससे पता करो ये दवा कहां से खरीदी गई थी और किसने खरीदी। ओके सर। ये दवा तुम्हारी दुकान से लिया गया है? हाँ सर, मेरे इधर से लिया है। किसने लिया? तुम्हारी सास नींद की गोलियां लेती थी। जी हाँ। और वही गोलियां तुम उन बच्चों को भी खिला रही थी। तुम्हें पता है इन नींद की गोलियों की बोतल तुम्हारी बेटी के लाश के नजदीक मिली है। वो वहां पे कैसे पहुंचा? मुझे नहीं पता। जयंती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम अभी भी हमसे झूठ बोल रही हो? नहीं, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही। मुझे जो भी पता था मैंने आपको सब बता दिया। देखो, अगर कुछ छूट गया हो, कुछ बताया नहीं, तो बता दो। मैंने आपसे कहा ना, मैं कुछ नहीं छुपा रही। मुझे जो पता था मैंने बता दिया आपको। ठीक है। कुमार, इस सोसाइटी में जितने भी फ्लैट हैं उन सबकी तलाशी लो और जितने भी लोग रह रहे हैं उन सबके डिटेल्स निकालो। सब, ये उन लोगों की डिटेल्स है जिनका आना जाना सोसाइटी में था। हमने सबके बारे में डिटेल्स निकाली है, मगर सबसे इंटरेस्टिंग डिटेल इन लोगों की है। कारण क्या है मैडम, बताइए तो हमें क्या बात हो गई? आपसे सिर्फ जरूरी पूछताछ करनी है, आप चलिए हमारे साथ। तुम कानपुर से यहाँ पे शिफ्ट क्यों हुए? हमारा बेटा यूएस चला गया तो वहाँ एकदम अकेलापन लगता था, इसीलिए हम यहाँ चले आए। या फिर इसलिए कि तुम पर एक नाबालिग लड़की पर रेप करने का आरोप लगा था? जब उस फ्लैट की चाबी तुम्हारे पास थी तो फिर किसी और ने वो फ्लैट कैसे खोला? इसका मतलब सलोनी को तुमने वहां रखा था। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता। सारे फ्लैट की चाबियां मैं एक ट्रे में रखती थी, ये चाबी भी उसी में थी। मैंने कुछ नहीं किया मैडम। तो फिर किसने किया? मेरे बेटे ने किया, लेकिन मैं अपने बेटे का भविष्य खराब होते नहीं देख सकता था, इसलिए उसका सारा इल्जाम मैंने अपने ऊपर ले लिया था। जयंती के घर के पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन तुमने काटा क्योंकि तुम उन लोगों से नफरत करती थी, है ना? नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। मैं क्यों करूंगी ये सब? ना ही मैंने उनके पानी का पाइप काटा, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कट की। वो तो रुक्मिणी काकी हमेशा मुझ पे कुछ ना कुछ इल्जाम लगाती थी। तुमने कभी राधिका को बिजली का तार और पानी का पाइपलाइन काटते हुए देखा था? नहीं मैडम, उसको नहीं देखा था। तो फिर किसे देखा था? पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन तुम काटती थी और इल्जाम राधिका पे डालती थी क्योंकि तुम चाहती थी कि वो भड़के और पड़ोसी से लड़े, है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, क्योंकि तुम चाहती थी कि वो सबकी नजर में बुरी बनी रहे और तुम भली बनी रहो, और जैसे तुम्हें मौका मिले तुम उनका खून कर दो। नहीं, ये सच नहीं है। तुम्हारे अंदर नफरत इतनी बढ़ गई थी कि सिर्फ तुमने अपनी सास को नहीं मारा बल्कि इन 3 बच्चों को भी मारा, क्योंकि इन बच्चों ने तुम्हें मारते हुए देख लिया था, है ना? नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वो सिर्फ एक हादसा था, हादसा। चलो बच्चों, थोड़ा थोड़ा दूध पी लो। चलो, तुम्हें दूध पूरा खत्म करना है, ओके? क्यूट, जल्दी जल्दी। हाँ,
चल रहा है? हाँ बेशरम, ये गुल खिला रही है। अरे तुझे क्या लगा सास सोई है, कुछ भी करूं किसी को पता नहीं चलेगा। एक बच्चे की माँ पराए मर्द घर में आया और उसके साथ तू गप्पे मार रही है। मोहल्ले को बता दो। सुना सो गए बच्चे, जल्दी आओ, आराम से चला। हाँ दीपक हमारे बिल्डिंग के छोटे बड़े काम करता है, प्लम्बिंग का और इलेक्ट्रिशियन का। वो बिजली की तार मैं ही काटती हूँ। ताकि मुझे बहाना मिल जाए दीपक को घर बुलाने का और किसी को शक भी ना। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं सर। मैं अपनी बच्ची की कसम खाती हूँ, मैंने उन बच्चों को नहीं मारा, सच में नहीं मारा मैंने उन बच्चों को। किस बच्ची की कसम खा रही हो तुम, जिसकी जान शायद तुम्हारी वजह से चली गई? उसकी? ये सच बात है कि हम जयंती से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रुक्मणी को जयंती ने नहीं मारा। जब तक मैं अपने किए पे नहीं पछताऊंगी ना, तब तक मेरी बच्ची नहीं आएगी। तुम्हें यही लगता है ना? चलो पुलिस को सब बता देते हैं, चलो मेरे साथ। लेकिन हाँ, एक झूठ बोलूंगा मैं, काकी को धक्का तुमने नहीं, मैंने दिया था। नहीं दीपक, मेरी वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगी। नहीं, हम सच बोल देंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे। क्या मेरी जिंदगी? तुम हो मेरी जिंदगी, तुमसे शादी करूंगा मैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अबे तुम्हें जयंती की सफाई देने की जरूरत नहीं है। उस शाम हादसे के बाद मैं भी जयंती के साथ निकल गया था, डरा हुआ बहुत था शायद, तो फिर मैं घर से बाहर ही नहीं निकला। इसे लॉकअप में रख के अच्छी खातिरदारी करो। ओके सर। इस वक्त हमारे सामने 3 लोग हैं जो शक के दायरे में हैं। दीपक, हम जयंती से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रुक्मणी को जयंती ने नहीं मारा। वो बुजुर्ग आदमी जिसने अपने बेटे की कहानी हमें सुनाई, और राघव। ये घर बेच के मैं गणपति बापा के मंदिर में दान दे दूंगी, समझा? ये घर मैं लेकर आऊंगा। अरे यार, लेकिन जयंती को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सच नहीं है। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि वो सिर्फ एक हादसा था, हादसा। सीमा, एक काम करो, इन तीनों लोगों के डीएनए सैंपल कलेक्ट करो और सलोनी के बॉडी से मिले सीमेंट से मैच करो। ओके सर। ओके। छोटी बच्ची का रेप किया तुमने? साहब, मैं जयंती से प्यार नहीं करता था, मैं तो बस मजे ले रहा था साहब। मेरी शादी तो पहले हो गई थी साहब, बीवी गाँव पे, लेकिन साहब मैं किसी को मारना नहीं चाहता था, न सलोनी को न बच्चों को। लेकिन जयंती मुझसे प्यार करने लगी थी, किसी न किसी बहाने वो मुझे बुला लेती थी। उस दिन हादसे के बाद जब रुक्मणी की मौत हो गई तो मैं भी डर चुका था साहब, और जयंती के साथ मैं बाहर निकल गया। पर कुछ दूर जाने के बाद मुझे याद आया कि मेरा पर्स तो जयंती के घर में छूट गया है। मैं पर्स लेने वापस गया, सब लोग आरती में मगन थे, मैंने उसका फ़ायदा उठाया।
लेकिन जब मैं पर्स लेकर लौटने लगा तो मैंने देखा कि तीनों बच्चे जाग गए थे। मुझे लगा ये पहचान लेंगे मुझे। बाद में सबको लगा ये खून मैंने ही किया था, इसलिए साहब मैंने तीनों को मार दिया। जब मैं तीसरे बच्चे को मार रहा था दीपक, तो देख के मैं और घबरा गया। राधिका के फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी मैंने पहले से ही बनवा रखी थी, क्योंकि कभी कभी मैं और जयंती वहाँ जाया करते थे। लेकिन तूने सलोनी का रेप क्यों किया? एक दिन मेरी नजर सलोनी पे पड़ गई। बहुत कोशिश की साहब मैंने उसके बारे में आए बुरे ख्यालों को अपने दिल से निकालने की, लेकिन नहीं निकल पाया साहब। जब सलोनी को वहां लेके गया तो मैंने उसके साथ जयंती ने दीपक से सच्चा प्यार किया, लेकिन वो दीपक की असलियत को पहचान नहीं पाई। दीपक जयंती को सिर्फ अपनी हवस पूरी करने के लिए इस्तेमाल कर रहा था और उसकी गंदी नजर जयंती की बेटी सलोनी पर भी थी और इसी वजह से सलोनी की जान भी गई। मगर क्या सलोनी की वहशियाना मौत का जिम्मेदार सिर्फ दीपक है या फिर उसकी मां भी? पहले जयंती दीपक से नजदीकियां बढ़ाने के लिए गलतियां करती रही और फिर जब उसके हाथों एक हादसा हो गया तो अपने आप को बचाने के लिए वो दीपक की बातों में भी आ गई। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन ऐसा अंधा प्यार भी किस काम का जिसका हर्जाना आपके अपनों को भरना पड़े। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।